जय हिंद मेरे सेठ सैनियों, और आप सभी का स्वागत है प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो पे बात करेंगे झारखंड बोर्ड के कक्षा 8वीं के बोर्ड परीक्षा 2024 के सामाजिक विज्ञान का एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा वीडियो है। और ये वीडियो है क्या, इस पे हम लोग सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का जो आपका एग्जाम होगा उसमें जितने भी आपके चैप्टर है सोशल साइंस के, चाहे वो आप हिस्ट्री का बात कर लो, ज्योग्राफी का बात कर लो, इकोनॉमिक्स का बात कर लो या पॉलिटिकल का बात कर लो, सबका हम लोग क्या करेंगे, वन शॉट वीडियो लेंगे। यानी कि एक ही वीडियो में सारा का सारा क्वेश्चन हम लोग कवर कर देंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा है। क्लियर है? तो बात करते हैं प्रश्न पे। देख सकते हो, सबसे पहला प्रश्न क्या है कि अलग अलग समय पर होने वाले परिवर्तनों के संबंध में बताता है। कौन बताता है? इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र या विज्ञान। तो इसका आंसर क्या होगा? इतिहास। अलग अलग समय पे जो भी परिवर्तन होता है उसे बताने का काम कौन करता है? इतिहास करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका? सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, लॉर्ड क्लाइव ने भारत का नक्शा तैयार करने की जिम्मेदारी किसको सौंपी थी? आपको पता होगा कि भारत का नक्शा बनाया गया था, तो वो लॉर्ड क्लाइव के आदेश से बनाया गया था ना। तो ये नक्शा तैयार करने का जो जिम्मेदारी है वो लॉर्ड क्लाइव ने किसे दिया था? तो ये जो है आपका जेम्स रेनेल जो है, इनको दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका? सही होगा। अगला प्रश्न है आपका कि अंग्रेजों द्वारा स्थापित भारतीय राष्ट्र अभिलेखागार स्थित है। यह भारतीय राष्ट्र अभिलेखागार जो अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था वो कहाँ स्थित है? ऑप्शन क्या है? कोलकाता, चेन्नई, नई दिल्ली और मुंबई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा आपका? सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि ब्रिटिश शासन के माध्यम से ही भारतीय सभ्यता के मार्ग पर आगे बढ़ सकता है, यह कथन किसने कहा था? आप देखोगे एक बात कही गई थी कि ब्रिटिश शासन के माध्यम से भारत की जो सभ्यता का जो मार्ग है ना वो आगे बढ़ सकता है, कि भारत के लोगों का विकास हो सकता है। यह बात किसने कहा था? ऑप्शन क्या है? जेम्स मिल का, लॉर्ड क्लाइव का, जेम्स रेनेल का, और इनमें से किसी का नहीं। तो यह जेम्स मिल का कथन था। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका? सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, इतिहास में किसका महत्व होता है? इतिहास में किसका महत्व है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है आपके इतिहास में? तो राजाओं का, देशों का, तिथियों का, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो तिथियों का होता है। जितने भी डेट्स होता है ना, उन सारे डेट्स का महत्व सबसे ज्यादा इतिहास में होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? 3 आपका क्या होगा? सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका, लोग इतिहास को किससे जोड़कर देखने की कोशिश करते हैं? यानी कि अगर आप देखोगे कि लोग अगर इतिहास को देखते हैं या इतिहास को पसंद करते हैं तो किसके साथ जोड़ते हैं? कहानी के साथ, तारीखों के साथ, महीनों के साथ, इनमें से किसी के साथ नहीं। तो जो भी डेट्स होते हैं उनके साथ जोड़कर इतिहास की बातें होती है कि हाँ एक राजा था इतना में जो ये काम किया था, है ना। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा? सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, इतिहास को सामान्यतः कितने कालखंडों में बांटा गया है? इतिहास को कितने कालखंडों में बांटा गया है? तो 3 कालखंडों में बांटा गया। कितने कालखंडों में? 3 कालखंडों में बांटा गया है। अगला बात करते हैं। प्रश्न है आपका कि जेम्स मिल कहाँ का निवासी था? जो जेम्स मिल था वो कहाँ का निवासी था? तो ये स्कॉटलैंड का निवासी था। ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा? सही होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्या है आपका, अभिलेख को सुंदर ढंग से लिखने वाले को क्या कहते हैं? यानी कि जो अभिलेख को लिखने का काम करता है उसे क्या बोलते हैं? तो और कभी ये क्वेश्चन घुमा के भी आएगा कि सरकारी दस्तावेजों की नकल तैयार करने का कार्य कौन करता है? ऑप्शन क्या है? जो आपका सुलेखन नवीस है ना, क्या आपका खुश नवीस, और क्या खबर नवीस। तो देखिए आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? 4। यानी कि जो आपका सुलेखन नबीस और खुश नबीस जो होता है, ये दोनों ही क्या करते हैं कि अभिलेखों को सुंदर ढंग से लिखने का या दस्तावेजों का नकल उठाने का, उसका डुप्लीकेट बनाने का जो है काम करता है। अगला प्रश्न है आपका, सरकारी दस्तावेज जिसको बोलेंगे रिकॉर्ड्स कहाँ रखे जाते हैं? तो ये अभिलेखागार में। कहाँ पे रखे जाते हैं? अभिलेखागार में रखे जाते हैं। ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा? सही होगा। अगला प्रश्न में बात करेंगे कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत का विस्तार कितना है? यानी कि कितना किलोमीटर का डिस्टेंस है? तो कितना होगा? 3200। कितना हो जाएगा? 3200 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा आपका? सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न पे बात करेंगे। प्रश्न क्या है आपका, अब देखो यहां से आपका जो है हिस्ट्री का चैप्टर 2 शुरू है, ठीक है। तो यहां पे क्या है आपका कि किस कारण से, प्रश्न क्या है आपका, किस कारण से रानी चेन्नम्मा ने अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उठाकर आंदोलन शुरू किया था? कौन सा आपका कारण था? ऑप्शन क्या है? जो आपका सतारा पर कब्जा, कितबूर पर कब्जा,
संबलपुर पर कब्जा और नागपुर पर कब्जा। तो कितबुर पर जब कब्जा हुआ उसके बाद रानी जो चेन्नम्मा है इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध क्या उठाया, हथियार को उठा लिया। अगला प्रश्न है आपका, ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ की व्यापारिक कंपनी है? तो सबको पता है इंग्लैंड की व्यापारिक कंपनी। ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा आपका, सही होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि ब्रिटेन के सम्राट जेम्स प्रथम ने किसे राजदूत बनाकर जहांगीर के दरबार में भेजा था? समझेगा, बड़ा अच्छा प्रश्न है। प्रश्न पूछा जाने वाला है कि ब्रिटेन का जो सम्राट था जेम्स प्रथम, ठीक है, उन्होंने क्या किया था कि जो जहांगीर है उनके राज दरबार पर एक दूत जो है भेजा था। तो वो दूत कौन था? ऑप्शन क्या, कैप्टन हॉकिंस, जेम्स मुनरो, लॉर्ड क्लाइव और जेम्स रेलैंड। तो जो आपका कैप्टन हॉकिंस है ना, इसे जो है राजदूत बना के जहांगीर के दरबार पर भेजा गया था। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न क्या है देख सकते हो, सिराजुद्दौला की हत्या के बाद किसे बंगाल का नवाब बना दिया गया था? सिराजुद्दौला के जो है आपका हत्या के बाद जो आपका मीर जाफर है उसे बंगाल का नवाब जो है बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है आपका कि टीपू सुल्तान एवं लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच कौन सी संधि हुई थी? जो टीपू सुल्तान और लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच में कौन सी संधि हुई थी? ऑप्शन क्या आपका, श्रीरंगपट्टनम की संधि, तंजौर का, मैसूर का या मद्रास का? तो श्रीरंगपट्टनम का जो है संधि हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा मेरे माय डियर फ्रेंड, सही होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्या है आपका कि अंग्रेजों को बंगाल में सीमित क्षेत्र में व्यापार की इजाजत किसने दिया था? बंगाल का जो सीमित क्षेत्र है वहां पे व्यापार करने की इजाजत किसने दिया था? ऑप्शंस क्या है आपका, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब और क्या बहादुर शाह जफर। तो क्या होगा, जो आपका शाहजहां है इन्होंने क्या बोला था कि अंग्रेज जो है बंगाल के सीमित क्षेत्रों पे अपना व्यापार जो है कर सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका, वास्को डिगामा किस देश का निवासी था? वास्को डिगामा किस देश का निवासी था? तो ये पुर्तगाल का था। कहाँ का? पुर्तगाल का। ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका, सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख सकते हो आपका, ये जो है आपका प्रश्न है आपका कि 1757, प्रश्न क्या है आपका, 1757 का युद्ध है ना, इसको बोलेंगे युद्ध रॉबर्ट क्लाइव एवं किसके बीच हुआ था? तो 1757 का जो प्लासी का युद्ध हुआ वो रॉबर्ट क्लाइव और किसके बीच हुआ था? तो ये सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका, सही होगा। अगला प्रश्न आपका, 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? देखिए जो बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में, तो उसमें जो बक्सर का युद्ध हुआ था तो जो अंग्रेजी सेना है उसका नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था? कैप्टन मुनरो ने किया था। ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा आपका, सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका, टीपू सुल्तान किस राज्य से संबंध रखते हैं? टीपू सुल्तान किस राज्य से संबंध रखते हैं? या प्रश्न पूछेगा टीपू सुल्तान कहाँ के शासक है? ऑप्शन क्या है, बंगाल, अवध, मैसूर या नागपुर? तो आंसर क्या होगा, मैसूर। कहाँ का? ये मैसूर के शासक थे। ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा आपका, सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपका, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 23 जून 1757। ऑप्शन नंबर क्या होगा, 2 आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपका, ईस्ट इंडिया कंपनी किस महाद्वीप की कंपनी है? तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो किस महाद्वीप की कंपनी है? तो मैंने पिछले भी बहुत सारे सेट्स में आपको पढ़ाया था कि ये यूरोप की कंपनी। ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका, सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्या आपका कि सेना का आधुनिकीकरण करने के लिए टीपू सुल्तान ने किसका मदद लिया था? ऑप्शन क्या, फ्रांसीसी का, जर्मन का, पुर्तगाल का कि डच का? तो सेना का आधुनिकीकरण करने के लिए जो टीपू सुल्तान है उन्होंने किसका मदद लिया था? तो फ्रांसीसी लोगों का मदद लिया था। ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका, सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? या जो कैप्टन हॉकिंस है ये किस मुगल शासक के दरबार में आया था? कुछ समय मुगल में कौन शासन कर रहा था? तो आपके ऑप्शंस क्या है, बाबर, हुमायूं, जहांगीर या औरंगजेब? तो क्या होगा आपका, जहांगीर के शासनकाल में कैप्टन हॉकिंस जो है वो आपके मैं बोल सकता हूं कि भारत आए थे। अगला प्रश्न आपका, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो 1767 में, 1780 में, 1790 में, 1799 में? तो आंसर क्या हो जाएगा, 1799 में। ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा आपका, सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपका, विलय की नीति किस अंग्रेज की देन है? ये जो विलय की नीति है तो ये किसकी देन है? तो आपका आंसर क्या होगा, लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा, सही होगा। विलय की नीति किसने दिया था? लॉर्ड डलहौजी ने दिया था। अगला प्रश्न में बात करें। प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस महारानी के समय हुआ था? यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी जब बना, आपको पता होगा व्यापारी कंपनी है, तो किस महारानी के शासनकाल में बना था? तो महारानी विक्टोरिया द्वितीय, एलिजाबेथ प्रथम, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा,
एलिजाबेथ प्रथम के शासनकाल के दौरान क्या हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी जो बनी थी। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 22 अक्टूबर 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है आपका, देख सकते हो बड़ा इंपॉर्टेंट सा प्रश्न है कि लॉर्ड डलहौजी द्वारा राज हड़प नीति, जिसको हम लोग विलय नीति बोलते हैं ना, तो राज हड़प नीति के आधार पर राज्य का विलय का सही क्रम क्या है, वो किस हिसाब से जो है राज्यों का विलय किया था? तो देखिए आंसर क्या होगा, सबसे पहले सतारा, फिर संबलपुर, फिर उदयपुर, फिर नागपुर। इस हिसाब से क्या किया था उन्होंने, राज हड़प नीति के आधार पर जो राज्यों को विलय में जो है मिलाया था। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न आपका, सिराजुद्दौला कहां का नवाब था? जो सिराजुद्दौला है वह कहां का नवाब था? तो याद रखिएगा बंगाल का नवाब था। ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा आपका, सही होगा। अगला प्रश्न आपका, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? तो औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुआ था। ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा दोस्तों, सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपका, बक्सर के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? बक्सर के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? तो शाह आलम द्वितीय था। कौन था? शाह आलम द्वितीय। ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा, सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है आपका, देख सकते हो प्रश्न क्या है आपका, प्रश्न है आपका, भारत में पहला चाय बागान कहाँ लगाया गया था? चलिए यहाँ से आपका हिस्ट्री का जो चैप्टर 3 है आपका, ग्रामीण जीवन एवं समाज है ना, इस वाले चैप्टर का हम लोग डिस्कस करेंगे। तो प्रश्न क्या है आपका, देख सकते हो कि भारत में पहला चाय बागान कहाँ लगाया गया था? पहला जो है चाय बागान कहाँ लगाया गया था? तो असम में लगाया गया था। ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा आपका, सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपका कि क्या नील दर्पण नामक नाटक के रचनाकार कौन है? तो नील दर्पण नामक जो आपका मैं बोल सकता हूँ कि नाटक, उसका रचनाकार कौन है? तो दीनबंधु मित्र। कौन है आपका? दीनबंधु मित्र। ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा आपका, सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, हिंदू पैट्रियाट के संपादक कौन है? एक नाम है आपका हिंदू पैट्रियाट, तो इसके जो है संपादक कौन है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर है आपका हरिश्चंद्र मुखर्जी। कौन? हरिश्चंद्र मुखर्जी। तो हरिश्चंद्र मुखर्जी ने हिंदू पैट्रियाट जो है नामक जो है पुस्तक जो है लिखा है। अगला प्रश्न आपका, रेवतवाड़ी व्यवस्था को लागू करने का श्रेय किसे जाता है? जो रेवतवाड़ी व्यवस्था है इसे किसने लागू किया था? तो आपका मुनरो ने। किसने? मुनरो ने। तो क्या होगा, टॉमस मुनरो। ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्या आपका, महात्मा गांधी ने 1917 ईस्वी में बिहार में एक आंदोलन कि वह कौन सा स्थान था? तो याद रखिएगा पहला जो अगर मैं आंदोलन का बात करूं, देखो प्रश्न को शुरू देखना, महात्मा गांधी ने 1917 ईस्वी में बिहार में एक आंदोलन की शुरुआत की, वो कौन सा स्थान था? तो देखिए चंपारण में गांधी जी ने 1917 में सबसे पहला जो है सत्याग्रह किया था या आंदोलन किया था भारत में। लेकिन अगर पूछेगा तो मैंने पहले ही बताया सबसे पहले अफ्रीका में, ये बात याद रखना। अगला प्रश्न, नील आयोग में कितने सदस्य थे और ये चंपारण सत्याग्रह हुआ क्यों था? तो नील की खेती के लिए हुआ था। तो प्रश्न क्या है आपका कि ये जो नील आयोग उसमें कितने सदस्य थे? तो उसमें 5 सदस्य थे। ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपका, अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था कहां लागू किया गया था? ये जो अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था है वो कहां पे लागू किया गया था? तो ये कलकत्ता में लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा दोस्तों, सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपका, रेवतवाड़ी व्यवस्था कहां लागू की गई थी? जो रेवतवाड़ी व्यवस्था है वो कहां पे लागू किया गया था? तो ये बंबई और मद्रास के क्षेत्रों में लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपका, बंगाल में नील विद्रोह कब हुआ? बंगाल में नील विद्रोह कब हुआ था? तो बंगाल में अगर नील विद्रोह का जो डेट बात करेंगे तो 1859 से लेके 1860 के बीच में, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका, सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न देख सकते हो बड़ा अच्छा प्रश्न है, इसी चैप्टर का प्रश्न है आपका कि अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किस गवर्नर जनरल के समय शुरू हुआ था? ये जो अस्थायी बंदोबस्त के बारे में हम लोगों ने बात किया तो उस समय गवर्नर जनरल कौन था जिसके साथ हुआ था? ये जो लॉर्ड कर्नवालिस है, इसके शासनकाल में अस्थायी बंदोबस्त की जो व्यवस्था है वो शुरू हुआ था। अगला प्रश्न आपका, कंपनी को बंगाल की दीवानी मुगल बादशाह से कब प्राप्त हुआ? यानी कि बंगाल की दीवानी जो है कंपनी को कहा गया तो वो किस मुगल बादशाह जो है वो जो मुगल बादशाह से प्राप्त हुआ था, तो कब हुआ था? अथवा प्रश्न पूछेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी कब मिली, यानी कि वहां पे शासन करने का अधिकार कब मिला गया? तो आंसर क्या होगा, 10 अगस्त क्या हो जाएगा आपका, 10 अगस्त 1566, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका सही होगा। अगला प्रश्न आपका, ग्रैंड ओल्ड मैन नामक क्या ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया क्या है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा गया है? यानी कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो आपको पता होगा दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, महात्मा गांधी ने 1917 ईस्वी में नील बागान मालिकों के विद्रोह
नील बागान मालिकों के विरुद्ध चंपारण में आंदोलन शुरू किया। चंपारण किस राज्य में स्थित है? तो आपको पता होगा बिहार में स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा? सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, धन निकासी का सिद्धांत किसने दिया था? धन निकासी का जो सिद्धांत है वो किसने दिया था? तो याद रखिएगा दारा भाई नौरोजी ने दिया था। और इनको क्या कहा जाता है? तो इन्हें ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। यह भी बात आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है आपका कि महालवाड़ी व्यवस्था में क्या आपका महालदार किसे कहा जाता था? तो जो गांव के मुखिया होते हैं ना उन्हें महालदार कहा गया था। ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा? आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में पहला चाय बागान कब लगाया गया था? तो भारत में पहला जो चाय बागान है वो 1835 में, और कहां पे? तो हमने पढ़ा था असम में लगाया गया था। यह भी बात आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है आपका, चाय और चीनी पर से कंपनी का एकाधिकार कब समाप्त कर दिया गया? जो चाय और चीनी पर मात्र जो अधिकार था कंपनी का था तो उसे कब जो है हटा दिया गया था? तो 1833 में। ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा? आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है आपका, नील आयोग, क्या आपका नील आयोग किनकी अध्यक्षता में गठित किया गया था? हम लोग देखा था नील आयोग में 5 सदस्य था, तो उसमें जो आपकी अध्यक्ष जो था कौन था? तो आंसर क्या होगा आपका? सीटोन कोर। क्या होगा? सीटोन कोर। ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा? आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, पहली चाय कंपनी किस नाम से जानी जाती थी? पहली जो चाय कंपनी है वो किस नाम से जानी जाती है? तो ऑप्शन क्या है आपका? बुक ब्रांड कंपनी, लिटिल चाय कंपनी, असम चाय कंपनी या टाटा चाय कंपनी? तो क्या होगा? असम चाय कंपनी। ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा? आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका कि महलवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? तो जो आपका देखिए ये रूपरेखा का बात है। प्रश्न मैंने आज करवाया था ना कि महलवाड़ी व्यवस्था की जो रूपरेखा है वो किसने तैयार करवाया था? तो आपका क्या होगा? हॉल्ट मैकेंजी ने किया था। ये बात आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है आपका, आपका यूरोपीय देशों में कपड़ों की रंगाई के लिए क्या प्रयोग किया जाता था? तो वहां पे जो है भारतीय नील का प्रयोग किया गया था, और इसी के लिए जो है रेट के लिए था, क्योंकि यहाँ पे आपने पढ़ा होगा अगर बुक में, तो यहाँ पे 3 कठिया पद्धति और क्या क्या जो नियम था वो सारे जो है लागू किया गया था। तो इसीलिए जो है आपका जो है रंगाई के लिए नील का प्रयोग किया जाता है। नील के लिए विद्रोह किया गया था, चंपारण सत्याग्रह किया गया था। कितना में? 1917 में। ये बात याद रखना है। चलिए आगे जाते हैं। अब यहाँ से आपका जो चैप्टर 4 शुरू होता है। कौन सा चैप्टर? चैप्टर 4 हिस्ट्री का। क्या है? उपनिवेशवाद और आदिवासी जो है समाज। यहाँ से आपका जो चैप्टर शुरू होता है। तो पहला प्रश्न क्या है आपका कि पंजाब के पहाड़ी भाग में रहने वाले चरवाहा जनजाति कौन है? तो उन्हें क्या कहा गया? उन्हें गुज्जर कहा गया। क्या कहा गया? गुज्जर। ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा? सही होगा। अगला प्रश्न है आपका कि किस रंग का झंडा बिरसा राज्य का प्रतीक है? यानी जिसमें बिरसा शासन कर रहे थे ना, तो उस समय कौन सा रंग का झंडा जो है सबसे ज्यादा प्रचलित था, सबसे ज्यादा लोकप्रिय था? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3 सफेद। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? सफेद। अगला प्रश्न, संथाल जिसको बोलेंगे संथाल, जिसे हुल कहा गया, तो संथाल विद्रोह या हुल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? संथाल विद्रोह और हुल विद्रोह का नेतृत्व जो है सिद्धो कान्हो के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा? सही होगा। अगला प्रश्न है, किसने संथाल विद्रोह की अगुवाई नहीं किया था? किसके द्वारा नहीं किया गया था? तो देखिए अगर मैं नहीं का बात किया जाए ना, तो आप याद रखिएगा ये जो बिरसा मुंडा है इनके द्वारा संथाल विद्रोह का अगुवाई नहीं किया गया था, लेकिन सिद्धो कान्हो और चांद जो था इन्होंने किया था। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, बिरसा का मृत्यु कब हुआ था? बिरसा का मृत्यु कब हुआ था? तो बिरसा का मृत्यु जो है आपका वो 1900 ईस्वी में हुआ था। आप मुझे बताओ तो बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में बताओ। तो मैंने हर बार मैंने 2-3 लगातार वीडियो में मैंने आपको ये पढ़ाया कि बिरसा मुंडा का जन्म मुझे फलना ढेमका तारीख को हुआ था। अगर झूम खेती का दूसरा नाम क्या है? झूम खेती का दूसरा नाम क्या है? तो ऑप्शंस क्या आपका? घुमंतु खेती, गहन जीवन निर्वाह खेती, रोपण कृषि या बागानी खेती, जिसे घुमंतु खेती भी कहा गया। ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा? आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका कि आदिवासी, क्या आपका आदिवासी समाज द्वारा प्रयोग किया गया दीकू शब्द किनके लिए प्रयोग किया जाता है? जो दीकू शब्द होता है वो किसके लिए, किनके लिए प्रयोग किया जाता है? तो महिलाओं के लिए, बाहरी लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए या आदिवासी के लिए? तो आंसर क्या होगा? बाहरी लोगों के लिए। दीकू का मतलब क्या होता है? बाहरी लोग या आदिवासी समाज जो है दीकू शब्द का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, बिरसा मुंडा के माता का क्या नाम था? बिरसा मुंडा के माता का क्या नाम था? तो कर्मी मुंडा। क्या नाम था? कर्मी मुंडा। ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा? सही होगा। आप पिता का नाम देखो पूछेगा, बिरसा मुंडा के पिता का क्या नाम था? तो याद रखिएगा सुगना मुंडा। क्या नाम था? सुगना मुंडा। ऑप्शन नंबर 1। और इसमें क्या होगा? माता का नाम कर्मी मुंडा। आप बता दो बिरसा मुंडा का जन्म, मैं बार बार पूछ रहा हूं प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका क्या? बस्तर विद्रोह कब हुआ था? जो बस्तर का विद्रोह वो कब हुआ था? तो 1910 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा? आपका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है आपका, कौन सी जनजाति खुद को जंगल के संतान मानते थे? मुंडा, बेंगा, है ना, उराव या खोड़? तो क्या होगा आपका? ये जो बेंगा संप्रदाय के लोग होते हैं ये लोग खुद को जो है जंगल का संतान मानते थे। ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा? सही होगा। अगला प्रश्न आपका,
खरवार विद्रोह, क्या है, खरवार विद्रोह के प्रणेता कौन थे? ये जो खरवार विद्रोह हुआ था उसके नेता कौन थे? तो आपका ऑप्शंस क्या, नीलांबर पीतांबर, सिद्धू कान्हू, बिरसा मुंडा या जतरा भगत? तो ये जो आपका आपका खरवार विद्रोह हुआ था इसमें नीलांबर और पीतांबर जो था ये मुख्य भूमिका निभाया था। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न, संथाल विद्रोह भारत में कब हुआ? संथाल विद्रोह भारत में कब हुआ था? तो इसका डेट याद रखिएगा 30 जून 1855। कब होगा? 30 जून 1855। ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न आपका, बिरसा मुंडा का जन्म कब होता है? देखिए मैंने अभी बार बार पूछा, क्वेश्चन भी पूछ दिया गया। तो 15 नवंबर 1857 को हुआ था और 1900 में इनका मृत्यु हुआ था। अब ये बात याद रखिएगा। तो 15 नवंबर 1875 क्या होगा, इनका जन्म है। और ये जो डेट देख रहे हो 15 मई 1900 या इनकी मृत्यु तिथि आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है आपका कि झारखंड के किस महान नायक का जन्म उल्हातू नामक गांव में हुआ था? तो याद रखिएगा बिरसा मुंडा का जो जन्म है वो कहां पे हुआ था? उल्हातू नामक गांव में। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा आपका सही होगा। झारखंड का बिरहोर क्या है? तो ये क्या है, एक प्रकार की जनजाति है जो कि मैंने 1-2 वीडियोस में आपको बता रहा हूं। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका 1940 ईस्वी में, क्या है, 1940 ईस्वी में वर्ली विद्रोह कहाँ हुआ था? ये जो वर्ली विद्रोह कहाँ हुआ था? तो महाराष्ट्र में हुआ था। 1940 में जो वर्ली विद्रोह हुआ था वो कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न पे बात करेंगे। प्रश्न क्या है माय डियर फ्रेंड, देखते हैं प्रश्न क्या है आपका। और प्रश्न जहाँ से शुरू हो रहा है ना, ये आपका क्या है, चैप्टर 5 हिस्ट्री का जो आपका चैप्टर 5 है ना वहाँ शुरू है। प्रश्न क्या आपका, कोलिको अधिनियम किससे संबंधित है? कोलिको जो अधिनियम है वो किससे संबंधित है? तो ये जो अधिनियम है यह सूती कपड़े और छीट के लिए है। किसके लिए? सूती कपड़ा और छीट के लिए है। अगला प्रश्न, स्पिनिंग जेनिंग क्या है? देखिए क्लास 10 में यहाँ से प्रश्न बनेंगे और यहाँ पे भी आपको प्रश्न दिया है स्पिनिंग जेनिंग क्या है। तो क्या है आप देखोगे तो ये क्या है, स्वास्थ्य जांच करने वाली मशीन है, परंपरागत तकलियों की उत्पादकता बढ़ाने वाला मशीन है, कपड़े सुखाने वाली मशीन है, तेज गति से चलने वाली ट्रेन है। तो ये परंपरागत जो तकलियां होती है, जो सूत काटने वाली जो मशीन होती है वो थी। तो ये क्या होगा, परंपरागत तकलियों की उत्पादकता बढ़ाने वाला यानी कि सूत काटने वाली मशीनें जो क्या करता था, सूत के उत्पादन में वृद्धि करता था। अगर पर स्पिनिंग जेनिंग का आविष्कार किसने किया था? स्पिनिंग जेनिंग जो मशीन है उसका आविष्कार किसने किया था? तो ऑप्शन क्या आपका, जेम्स वाट, कुल्टर ने, जॉन के ने और क्या है एंडरसन ने। तो आपको जॉन के याद रखना है। ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका पुर्तगाली, जिसको बोलेंगे वास्को डी गामा, क्या बोलेंगे आपको? अगला प्रश्न क्या है, पुर्तगाली यानी आपको पता है पुर्तगाली बात कर रहे हैं मेनली वास्को डी गामा का। तो भारत में सबसे पहले कहाँ पहुंचा था? तो आपको पता होगा कालीकट, ये कालीकट का जो घाट है वहां पे पहुंचा था। ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपका लोह अयस्क खोदकर लाने और लोहा बनाने का कार्य किस समुदाय के लोगों को है? यानी कि आप जो देखोगे ये जो लोहा बनाने का कार्य वो किस समुदाय के लिए लोग हैं? तो खड़िया, उराव, अगरिया या संथाल। तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 अगरिया संप्रदाय के लोग जो होते हैं वो लोहा खोद कर लाते हैं, मतलब जो लोहा इसको खोद के लाते हैं और उससे लोहा बनाने का काम करते हैं। तो अगरिया क्या होगा इसका नाम आंसर होगा। अगला है भारत में पहली सूती कपड़ा मिल 1854 ईस्वी में कहाँ पर स्थापित किया गया था? मैंने सवेरे ही पढ़ाया, बम्बई में स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका कि भारी अभियंत्रण संयंत्र जिसको बोलेंगे HEC की स्थापना कब की गई थी? HEC की स्थापना कब की गई थी? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा आपका 1958। कब का घटना है? 1958 का घटना है जब भारी अभियंत्रण संयंत्र की स्थापना यानी कि HEC की जो है स्थापना किया गया था। अगला प्रश्न है आपका 1931 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे के बीच वाली पट्टी में किसकी जगह दी गई? अशोक चक्र को, चरखा को, सिंह को या कमल को? तो चरखे को जगह दिया गया था। ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा आपका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपका, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है आपका। प्रश्न है आपका क्या है आपका मिश्रण, क्या है मिश्रण यानी कि बोले मलमल क्या है? मिश्रण यानी कि मिश्रण को क्या बोलते हैं? मलमल। वो क्या है? गरम मसाल है, बारीक सूती कपड़ा है, चंदन की लकड़ी है या कि रेशम की कपड़ा है? तो बारीक जो है सूती कपड़ा है इसको क्या बोले? मिश्रण, जिसे मलमल कहा गया। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका 2 क्या होगा सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ जो आप प्रश्न देख रहे हो तो यहाँ से आपका चैप्टर 6, कौन सा चैप्टर 6 की शुरुआत होती है। और चैप्टर 6 क्या है आपका 1857 की क्रांति। क्या है आपका 1857 की क्रांति।
1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? जब 1857 का विद्रोह हुआ उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा आपका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है आपका, कानपुर में 1857 के विद्रोह का अगुवाई किसने किया था? तो कानपुर से नाना साहिब ने किया था। और देखिए उस तरह से हर जगह से किया था, जैसे झांसी से लक्ष्मीबाई ने किया था, उसी तरह से आप देखोगे तो रांची से किसने किया था। तो वो मैंने पहले भी आपको मैंने क्वेश्चन के हिसाब से पढ़ाया है, तो चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न आपका, ताटिया टोपे सेनापति थे, वो किनके सेनापति थे? तो ये नाना साहिब के सेनापति थे। ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा आपका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है आपका, पेशवा बाजीराव द्वितीय का दत्तक पुत्र कौन था? दत्तक माने यानी कि आपको पता पेशवा बाजीराव जो था उन्होंने क्या कहते हैं कि बेटे को गोद लिया था, तो दत्तक पुत्र मतलब गोद लिया, तो कौन था? तो आप देखोगे तो आंसर क्या होगा। देखिए पेशवा बाजीराव द्वितीय का दत्तक पुत्र कौन था? तो नाना साहिब था। कौन? नाना साहिब। ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, बाबू कुंवर सिंह किस राज्य से संबंधित है? बाबू कुंवर सिंह यानी कि जो बिहार से 1857 के क्रांति का जो नेतृत्व किया था उनको बोला गया कुंवर सिंह, या बोलेंगे बाबू कुंवर सिंह, तो क्या होगा बिहार। ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न, लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी? सबको पता होगा झांसी की रानी थी। ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा सही होगा। सिपाही विद्रोह कब हुआ था? इसी को बोला गया है, आप देखोगे तो 1857 का विद्रोह, तो 1857 हुआ, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपका, माधव सिंह और नगरदीर अली ने किस स्थान पर आंदोलन का नेतृत्व किया था? देखिए माधव सिंह और क्या नगरदीर अली ने किस स्थान पर आंदोलन आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो आपको याद रखना है, इसका आंसर क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड, क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा 1 क्या होगा। ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका चुटू पालू घाटी। कहाँ? चुटू पालू घाटी में नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न आपका, चुटू पालू घाटी जिसको क्या बोलेंगे और मांझी घाट है ना का विद्रोह कब हुआ था? जिसे चुटू पालू विद्रोह बोलिए या आप बोलिए और मांझी घाट बोलिए, तो उसका जो है विद्रोह आपका कब हुआ था? तो आंसर क्या होगा 31 जुलाई 1857 को यह हुआ था। ऑप्शन नंबर 3 क्या आपको से याद रखना है। अगला प्रश्न है, रांची में विद्रोही सैनिकों का नेतृत्व यानी कि नायक कौन था? तो रांची से जो तो कौन किया था? तो याद रखिएगा क्या आपका था पांडे गणपत राय होगा। आंसर नंबर ऑप्शन नंबर 2 4 क्या होगा सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, किस अंग्रेज अधिकारी ने ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को फांसी पर लटकाया था? तो आप याद रखिएगा कर्नल डाल्टन जो था, इन्होंने क्या किया था कि जो ठाकुर विश्वनाथ जो सहदेव था इनको फांसी में लटकाने का काम किया था। अगले प्रश्न में बात करते हैं। प्रश्न आपका, 1857 के विद्रोह को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे हम लोग बोलेंगे सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, भारत के अंतिम मुगल बादशाह कौन थे? भारत के अंतिम मुगल बादशाह कौन थे? तो बहादुर शाह जो द्वितीय था ये अंतिम मुगल बादशाह था। ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति का नेतृत्व रांची से किसने किया था? तो आप विश्वनाथ सहदेव, अभी हम लोगों ने पढ़ा था, जिसको फांसी में लटका दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा आपका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ से आप देखोगे तो जो आपका चैप्टर 7 है, मैं किसका बात कर रहा हूँ? चैप्टर 7 हिस्ट्री का। चैप्टर का नाम क्या है? ब्रिटेन काल में शिक्षा व्यवस्था जो था आपका, इसके बारे में यहाँ से हम लोग जो है देखेंगे। प्रश्न क्या आपका, एसपीजी मिशन द्वारा ब्लाइंड स्कूल कब खोला गया? तो ब्लाइंड स्कूल आपको पता है जहाँ पे अंधे बच्चे जो होते हैं पढ़ते हैं, तो ये कब खोला गया था? तो 1895 में। कब? 1895 में। ऑप्शन नंबर 1 होगा। तो पूछेगा कि ब्लाइंड स्कूल किस मिशन के द्वारा खोला गया था? तो एसपीजी मिशन के द्वारा, ये बात आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है आपका, औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का बोध पैदा कर दिया, यह कथन किसने कहा है कि जो औपनिवेशिक शिक्षा व्यवस्था आया वो भारतीयों के मस्तिष्क में हीन भाव पैदा किया? ये बात किसने कहा? तो ये बात हमारे महात्मा गांधी जी ने कहा था। ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, कौन भारत को असभ्य देश मानता था? भारत को असभ्य देश कौन मानता था? तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा? थॉमस बेबेंटिंगन मेकले, यानी कि मेकाले जो था वो भारत को असभ्य देश मानता था। मेकाले आप याद रखिएगा तो याद हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, संत कोलंबस कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गया था? तो संत कोलंबा कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा आपका डबलिन मिशन। ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न आपका, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किसने किया था? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का जो गठन है वो आपका विलियम जोन्स ने किया था। ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न आपका, रांची जिला स्कूल का स्थापना, देखिए प्रश्न पूछा गया, हर बार का प्रश्न पूछा गया, तो याद रखिएगा रांची जिला स्कूल का जो स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो JR ओसले के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न, रांची जिला स्कूल का स्थापना कब किया गया? जो JR ओसले किया था, लेकिन आप पूछ रहा है कि कब किया
गया तो 1839 में ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा आपका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्या है कि निम्न में से कौन संस्कृति व फारसी रचनाओं का अंग्रेजी में अनुवाद कर रहे थे, यानी कि जो भी संस्कृत था और जो भी फारसी जो भी किताबों की जो रचना किया था, यानी कि संस्कृत में और फारसी लैंग्वेज में जिन भी किताबों का रचना हुआ था उनका अनुवाद, उनका ट्रांसलेट करके इंग्लिश में ट्रांसलेट करके किसने लिखा था, तो आपका आंसर क्या होगा, आपका हो जाएगा हेनरी टॉमस कोलब्रुक, हेनरी टॉमस कोलब्रुक होगा। ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका 1791 ईस्वी में ब्रिटिश जोनाथन डंकन द्वारा हिंदू कॉलेज कहाँ स्थापित किया गया था, तो ये कॉलेज कहाँ पर स्थापित किया गया था, बनारस में। पूछेगा कि बताइए हिंदू कॉलेज के कहाँ स्थापना किया गया, बनारस में किसने किया था, तो जोनाथन डंकन के द्वारा किया था 1791 में, ये बात आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है आपका दयानंद एंग्लो स्कूल की स्थापना किस संस्था द्वारा किया गया था। दयानंद एंग्लो जो स्कूल है उसका स्थापना जो है वो किस संस्था के द्वारा किया गया था, आर्य समाज के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न है ब्लाइंड स्कूल में पढ़ाई कैसे होती है, तो देवनागरी लिपि से, ध्वनि संवेदक केंद्र से, ब्रेल लिपि से, इनमें से कोई नहीं तो क्या होगा ब्रेल लिपि, क्या होगा ब्रेल लिपि। ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न बात करेंगे, प्रश्न क्या आपका लॉर्ड मेकाले कैसी शिक्षा के पक्षधर में थे, तो संस्कृत के, प्राचीन के, पश्चात के और पूर्व के, तो क्या होगा पश्चात के, यानी कि बाद में आने वाली जो आधुनिक शिक्षा व्यवस्था थी उसके वो जो समर्थक थे, तो ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका शांति निकेतन की स्थापना कब हुई थी, शांति निकेतन की स्थापना कब हुई थी, तो बात करें आंसर का तो क्या होगा 1901 में जो है शांति निकेतन की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है शांति निकेतन की स्थापना किसने किया था, तो आपको पता होगा रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या किया था, शांति निकेतन का स्थापना किया था। ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा सही होगा। अगला प्रश्न है आपका भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, तो चार्ल्स वुड का जो नीति पत्र आया था इससे ही भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया। ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा आपका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका प्रश्न है, प्रश्न क्या है, यहां से दूसरा चैप्टर शुरुआत होता है। तो ये जो चैप्टर क्या है आपका, चैप्टर आपका 8 है। चैप्टर का नाम क्या है, महिलाओं की स्थिति में सुधार। तो बात करेंगे प्रश्न पे, तो पहला प्रश्न क्या है आपका कि सती प्रथा पर पहला प्रतिबंध किस राजा ने लगाया था, तो आंसर क्या होगा हर्षवर्धन ने जो है पहला प्रतिबंध लगाया था। ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा सही होगा। अगला क्या सती प्रथा का प्रथम प्रमाण किस अभिलेख में मिलता है, तो जो एरण जो आपका मैं बोलूंगा अभिलेख है उसमें सती प्रथा के बारे में पहला जो है आपको बातें मिलती है। ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा सही होगा। अगला प्रश्न स्त्री शिक्षा के लिए कलकत्ता के तिरुन स्त्री सभा की स्थापना कब हुई थी, स्त्री शिक्षा के लिए कलकत्ता में तिरुन स्त्री सभा की स्थापना कब हुई थी, तो क्या होगा ऑप्शन नंबर 4 1819 क्या होगा 1819। ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा सही होगा। अगला प्रश्न है आपका भोपाल के क्या आपका भोपाल की बेगमों ने लड़कियों की शिक्षा के लिए विद्यालय कहाँ खोला था। ये जो भोपाल के जो बेगम थे, रानी थे, उन्होंने क्या किया था लड़कियों की शिक्षा के लिए विद्यालय खोला था, तो ये कहाँ पे खोला गया था, तो आंसर क्या होगा अलीगढ़। ऑप्शन नंबर क्या होगा 1 आपका सही होगा। आगे बढ़ते प्रश्न है आपका स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक किसने लिखा था, स्त्री पुरुष जो तुलना नामक किताब किसने लिखा था, तो आपका ताराबाई शिंदे ने लिखा था। ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न आपका हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून कब पारित किया गया था, तो हिंदू विधवा जो पुनर्विवाह जो कानून है वो 1856 को लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न है सती प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया था किसने लगाया था, तो याद रखिएगा सती प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध जो है वो लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा लगाया गया था। ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्थापना किया था, तो आर्य समाज का स्थापना किया था। ऑप्शन नंबर क्या होगा 2 आपका क्या होगा सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या आपका देख सकते हो सती प्रथा को दूर करने का श्रेय किन्हें, देखिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्थापना किया था आर्य समाज का। अब प्रश्न क्या सती प्रथा को दूर करने का श्रेय किसे है, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि सती प्रथा को दूर करने का श्रेय है लॉर्ड विलियम बेंटिक को, इन्होंने क्या किया था सती प्रथा को पूर्ण रूप से बंद किया था। अगला प्रश्न है आपका किस भारतीय समाज सुधारक के प्रयास से सती प्रथा का अंत हुआ था, तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या होगा राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय एक ऐसे समाज सुधारक थे जिनके अथक प्रयास के बाद जो है आपका मैं बोलूँगा कि भारतीय समाज में जो सती प्रथा है उसका अंत जो है किया गया था। अगला प्रश्न है
किसने दिए की रोशनी में पढ़ना लिखना सीखा था? किसने दिए की रोशनी में पढ़ना लिखना सीखा था? तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा? रास सुंदरी देवी। रास सुंदरी देवी, ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा? सही होगा। अगला प्रश्न है, पहली बार दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली महिला कौन थी? तो याद रखिएगा, पहली महिला जो शासिका थी उनका नाम क्या था? रजिया सुल्तान, ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा आपका? सही होगा। और याद रखिएगा, ये पुरुषों की तरह जो है ड्रेस पहनते थे, ये भी प्रश्न पूछा गया है। किसके प्रयासों से 1872 ईस्वी में देसी बाल विवाह अधिनियम पारित हुआ था? बाल विवाह अधिनियम पारित हुआ था, तो किसका जो है सबसे ज्यादा प्रयास था? तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा? केशव चंद्र सेन। क्या होगा? केशव चंद्र सेन क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विधवा पुनर्विवाह कानून किसने लागू किया था? ये जो आपका विधवा पुनर्विवाह कानून है वो किसने लागू किया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने लागू किया था, ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा आपका? सही होगा। अगला प्रश्न क्या आपका देख सकते हो, बेगम रुकैया, नाम पढ़ने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, बेगम रुकैया क्या है? सखवात हुसैन, बेगम रुकैया सखवात हुसैन ने मुस्लिम लड़कियों के लिए कहाँ कहाँ विद्यालय खोले थे? तो याद रखिएगा, ये कलकत्ता और पटना में खोला था, ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका? सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लेकिन यहाँ से आपका जो है चैप्टर 9 आपका शुरू होता है, क्या है? जाति व्यवस्था की चुनौती। ये चैप्टर आपका यहाँ से शुरू होता है। प्रश्न क्या देख सकते हो? प्रश्न है आपका, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक आपको पता होगा, राजा राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा? सही होगा। अगला, ज्योतिराव फुले ने किस प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना किया था? तो याद रखिएगा, गुलामगिरी जो नामक ग्रंथ है उसका रचना किया था। अगला प्रश्न है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का पुराना नाम क्या है? तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? 2 आपका क्या होगा? सही हो जाएगा। क्या होगा? मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा? सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन कब हुआ था? प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन कब हुआ था? तो 1893 को हुआ था, ऑप्शन नंबर 1 क्या करना है आपको? याद रखना है। अगला प्रश्न है आपका, दक्षिण में जाति सुधार आंदोलन के नायक कौन है? दक्षिण में जाति सुधार आंदोलन के नायक कौन है? तो याद रखिएगा, दक्षिण में जो ये आंदोलन को चलाया था वो क्या होगा? रामास्वामी। कौन है? E.V. रामास्वामी होगा, ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा? सही होगा। अगला है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? प्रार्थना समाज का संस्थापक कौन है? तो डॉक्टर क्या अमर्त्य राम पांडुरंगा जो है, यह अमर जो है प्रार्थना समाज के संस्थापक, ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा? सही होगा। अगला प्रश्न है, अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने किया था? तो यह कॉलेज का स्थापना जो है ऑप्शन नंबर 2 होगा, सर सैयद अहमद खां के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा? सही होगा। अगला प्रश्न क्या देख सकते हो, कंपनी ने भारत में कौन सा समाज सुधार का कार्य नहीं क्या? कंपनी सरकार ने भारत में कौन सा समाज सुधार का कार्य नहीं किया है? तो सती प्रथा को बंद करने का कार्य, नरबली को बंद करने का कार्य, विधवा विवाह को बढ़ावा देने का कार्य और गुलामी बंद करने का कार्य। तो देखिए, ये तीनों का कार्य तो वो किया था, लेकिन ये जो गुलामी बंद करने का कार्य उन्होंने नहीं किया था, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा आपका? सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ण व्यवस्था आधारित होती है, तो वर्ण व्यवस्था जो है किस पर? जन्म पर, कर्म पर, क्षेत्र पर, या इनमें से किसी पे नहीं। तो जो वर्ण व्यवस्था है मेरे दोस्तों, वर्ण व्यवस्था डिपेंड किस पे करता है? कर्म पे। किस पे? कर्म के आधार पे वर्ण व्यवस्था बांटा गया था। 4 जो है वर्ण था, आपको ये भी बात याद रखना है। अगला प्रश्न है आपका, सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? सत्यशोधक समाज के संस्थापक था तो ज्योतिराव फुले था, ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा? सही होगा। आगे बढ़ते प्रश्न है आपका, आर्य समाज के संस्थापक कौन है? तो आर्य समाज के संस्थापक कौन है? स्वामी आपका दयानंद सरस्वती हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? आपका 2 क्या होगा? सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ से आपका चैप्टर जो 10 की शुरुआत होती है, और चैप्टर आपका 10 क्या है आपका? राष्ट्रीय आंदोलन। इस वाले चैप्टर पे बात करेंगे। प्रश्न क्या आपका, लॉर्ड कर्जन ने 16 अक्टूबर 1905 को किस राज्य का विभाजन किया था? तो याद रखिएगा, ये बंगाल राज्य का विभाजन किया था 1905 में। याद रखिएगा, बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में। अगला आपका, बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? तो बंगाल विभाजन के समय जो वायसराय था उनका नाम क्या था? लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा? सही होगा। अगला प्रश्न आपका, कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? तो A.O. ह्यूम के द्वारा कांग्रेस का स्थापना किया गया था, ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा आपका? सही होगा। अगला प्रश्न आपका, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो सबको पता है 26 जनवरी 1950, जब भारत जो है इसके बाद गणतंत्र राज्य जो है बन गया था। अगला प्रश्न आपका, रॉलेट एक्ट कब लागू किया गया? रॉलेट एक्ट जो है आपका कब लागू किया गया? तो रॉलेट एक्ट जो है आपका 8 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट लागू किया गया था, ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका? सही होगा। आगे बढ़ते प्रश्न आपका, नमक कानून कब तोड़ा गया? तो बात करें नमक कानून कब तोड़ा गया, तो आपको डेट याद रखना, नमक कानून जो है 12 मार्च 1930 को तोड़ा गया, ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा आपका? सही हो जाएगा।
चलिए आगे जाते हैं और अगला प्रश्न है आपका, देख सकते हो प्रश्न क्या है, टाना भगत का जन्म कब हुआ। और ये प्रश्न पूछा गया प्रश्न है कि टाना भगत का जन्म कब हुआ। तो टाना भगत का बात करें तो टाना भगत का जन्म है 1888 में हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा दोस्तों, सही होगा। चलिए रसगुल्लो आगे बढ़ते हैं। और मैंने अभी पूछा था कि बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो 1905 में जो है बंगाल का विभाजन हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है आपका, आजाद हिंद फौज का गठन किसने किया। अरे प्रश्न हमेशा पूछा गया है। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना किया था। ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, रसगुल्लो, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2 अक्टूबर किसका जन्मदिन है। 2 अक्टूबर में किनका जन्म है, तो महात्मा गांधी। और इसी के दिन आप याद रखिएगा जो है आपका सफाई मिशन जो था उसको चलाया गया था। ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा आपका, सही होगा। अगला प्रश्न है, महात्मा जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो महात्मा जी के जो राजनीतिक गुरु थे वो गोपाल कृष्ण गोखले थे। ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका, सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपका, जयप्रकाश नारायण भारत छोड़ो आंदोलन के समय किस जेल में बंद थे। जब ये भारत छोड़ो आंदोलन चला था जो कि महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया गया था, तो उस समय जो जयप्रकाश नारायण जो था वो भारत के किस जेल में था। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, हजारीबाग का जो केंद्र जेल है वहां पे जयप्रकाश नारायण जो थे वो बंद थे। अगला है लाल बाल पाल। ठीक है, प्रश्न बड़ा अच्छा है। लाल बाल पाल के नाम से कौन जाना जाता है ना। लाल बाल पाल के नाम से प्रसिद्ध लाल कौन है, यानी कि कौन सा जो है आपका राजनीतिक कौन सा जो है महापुरुष आपके फेमस है। तो लाल बाल पाल से लाला लाजपत राय फेमस है। ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा, यह कथन किसने कहा था। तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। ऑप्शन नंबर 2 क्या रखिएगा, याद रखिएगा। ठीक, याद रखिएगा। देखिए लेकर रहूंगा इस तरह का जो हट कौन करता है, तो बालक करता है ना, बच्चा करता है ना, तो बाल से याद रखिएगा बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है आपका, 8 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा किसने किया था। तो भाई हमारे दादाजी महात्मा गांधी जी ने किया था। ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका, सही होगा। अगला प्रश्न आपका, चंपारण आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। चंपारण आंदोलन की शुरुआत जो 1917 में हुआ था। ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा आपका, सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ से अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ से आपका चैप्टर 11 चैप्टर क्या है आपका, तो झारखंड में हॉकी। इस चैप्टर की यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। प्रश्न है आपका, 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम की पहली बार हॉकी का स्वर्ण पदक हासिल हुआ। उस हॉकी टीम का कप्तान कौन था। तो जयपाल सिंह मुंडा जो था वो क्या था, वो 1928 में जो आपका एम्स्टर्डम में जो हॉकी हुआ था और वहाँ पे हमारी जो भारतीय हॉकी टीम है उन्होंने पहली बार जो है पदक जीता था, सोने का पदक जीता था, पहला स्थान प्राप्त किया था। तो उस समय जो आपके टीम के जो कैप्टन थे उनका नाम क्या था, जयपाल सिंह मुंडा, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। एम्स्टर्डम ओलंपिक कब हुआ, 1928 में से मैक्सिको ओलंपिक 1968 तक भारतीय हॉकी ने कितना बार स्वर्ण पदक जीता है। तो याद रखिएगा 8 बार। कितना बार जीता है माय डियर फ्रेंड, 8 बार जीता है। तो ये बात भी आपको याद रखना। ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, सही होगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे 2 चीजें क्वेश्चन पूछ सकता है। पहला पूछेगा बताइए एम्स्टर्डम ओलंपिक कब हुआ था, तो 1928 में। और ये भी पूछेगा कि बताइए मेक्सिको का ओलंपिक कब हुआ था, तो 1968 में। ये भी बात आप बोल सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है हॉकी का जादूगर किसे कहा गया। तो मेजर ध्यानचंद्र को हॉकी का जादूगर कहा गया। ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा आपका, सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, क्या सिल्वानुस डुंगडुंग ने किस ओलंपिक में भारतीय टीम का जो है नेतृत्व किया था। तो सिल्वानुस डुंगडुंग जो है इन्होंने किस में किया था। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड, बात करेंगे तो आप देखो ऑप्शंस क्या है, मैक्सिको या 1980 में, आपका लॉस एंजिलोस जो है 1984 में। उसके बाद आपका क्या है, अगर आप देखोगे तो अगला है आपका क्या है, वासिलोना 1992 में, और एम्स्टर्डम जो 1928 में। तो ये जो आपका सिल्वानुस डुंगडुंग है इन्होंने किसमें किया था। तो मैक्सिको का जो 1980 का जो आपका ओलंपिक हुआ था उसमें सिल्वानुस डुंगडुंग जो है इन्होंने जो है भारत के हॉकी टीम का कप्तान ये लोग बने थे। अगला प्रश्न है मेजर ध्यानचंद किस खेल से संबंधित है। तो ये हॉकी से संबंधित। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, 2। आपका जो ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा आपका, सही होगा। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, हॉकी है। ये बात आपको याद रखना है, क्रिकेट नहीं है और ना ही फुटबॉल है। अगला प्रश्न है आपका, किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का स्थापना हुआ था। तो 1900 ईस्वी में। कब हुआ था, 1900 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ की स्थापना हुआ था। अगला प्रश्न है आपका, झारखंड में माइकल किंडो किस खेल से संबंधित है। झारखंड में जो माइकल किंडो है ये हॉकी खेल से संबंधित। ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा आपका, सही होगा। अगला प्रश्न आपका, भारत की पहली बड़ी हॉकी प्रतियोगिता कौन थी। तो भारत की जो पहली सबसे बड़ी हॉकी जो प्रतियोगिता था वह था बेटन कप। क्या था, बेटन कप। ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा, सही होगा। और पूछेगा बेटन कप जो किस खेल से संबंधित, तो हॉकी आपको मानना है।
अगला प्रश्न है, हॉकी को आयरलैंड में किस नाम से पुकारा जाता है? गौर कीजिएगा, हॉकी को आयरलैंड में किस नाम से पुकारा जाता है? जैसे हर्ली बोलेंगे, क्या बोलेंगे? हर्ली। ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा? सही होगा। अगला याद रखिएगा, देखिए ट्रिक समझिएगा कि जो आपके आयरलैंड के लोग होंगे वो लोग भारत से हार जाएंगे, तो हार जाएगा तो क्या बोलेगा? हर्ली रे, तो याद रखिएगा हर्ली, इस तरह से आप उसको याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका, बिहार झारखंड की पहली अंतर्राष्ट्रीय महिला हॉकी खिलाड़ी कौन थी? बिहार का और झारखंड का पहली महिला थी जो अंतर्राष्ट्रीय में हॉकी खेली थी, उनका नाम क्या था? तो याद रखिएगा सावित्री पूर्ति। क्या? सावित्री पूर्ति। अगला प्रश्न है आपका, झारखंड का इकलौता खिलाड़ी जिसने ओलंपिक, विश्व कप और एशियाई खेल तीनों में भारत को पदक दिलाया था, उसका नाम क्या था? तो देखिएगा माइकल किंडो। कौन था? माइकल किंडो। गौर कीजिए, झारखंड का इकलौता ऐसा खिलाड़ी है जो ओलंपिक में भी और विश्व कप जो हुआ था और एशिया में, यानी कि तीनों खेल में, देखिए एक तो क्या हो गया ओलंपिक में, विश्व कप में और एशियाई जो खेल होता है वो तीनों प्रारूप में क्या हुआ था कि भारत को जो है पदक दिलाया था, तो माइकल किंडो, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका, क्या ये झारखंड में पहला हॉकी टीम बनाने का श्रेय किसे दिया गया? सबसे पहला जो झारखंड में हॉकी का टीम बनाया था तो उसका श्रेय किसे जाता है? तो ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा आपका? एडवर्ड। क्या है? एडवर्ड हाविल्टली। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? 3 क्या होगा? सही होगा एडवर्ड हैमिल्टन जो होगा इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला जो यहाँ से आपकी शुरुआत दिख रहे हो, यहाँ से आपका क्या है? यहाँ से आपका भूगोल यानी कि ज्योग्राफी की शुरुआत हो रही है। मैंने बोला था ना कि मैं वन शॉट वीडियो लूंगा जिसमें आपके सारे के सारे जो भी आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी सारे के सारे मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ से आप देखोगे तो पहला प्रश्न है आपका ज्योग्राफी का। प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन मानव निर्मित संसाधन है? ऑप्शन क्या? झरने का जल, कैंसर उपचार की औषधियां, उष्णकटिबंध, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, तो झरने के जल की बात करो या उष्णकटिबंध की बात करो, ये प्रकृति की देन है, लेकिन कैंसर उपचार की औषधियां मानव के द्वारा बनाई गई, तो ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा आपका? सही होगा। अगला क्या? जैव संसाधन कौन है? ऑप्शन क्या? जीव जंतु से व्युत्पन्न हो, मनुष्यों द्वारा निर्मित हो, निर्जीव वस्तुओं से व्युत्पन्न हो, इनमें से कोई नहीं। देखिए, तो जीव संसाधन क्या? जिसमें जीव जंतु के द्वारा बना हो, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका? सही होगा। अगला प्रश्न है, वैसे संसाधन जिनका मात्रा ज्ञात होता है और वर्तमान में उपयोग किया जा रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे वास्तविक संसाधन। ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा आपका? सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, इनमें से कौन अनवीकरण संसाधन का उदाहरण नहीं है? देखिए, नहीं बोल रहा है। अनवीकरण संसाधन यानी कि ऐसा संसाधन जो बोल सकते हैं कि जिसका उपयोग बार बार हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। और नवीकरण संसाधन क्या होगा? अनवीकरण क्या होगा? जिसका उपयोग जो है हम लोग एक बार करेंगे और खत्म हो जाएगा। देखिए यहाँ पे नहीं का बात क्या है, तो देखिए संसाधन 2 भाग बांटते हैं। एक तो होता है नवीकरण जिसको हम लोग बार बार उपयोग कर सकते हैं, और एक क्या होता है अनवीकरण जिसका उपयोग हम लोग एक बार करेंगे। तो देखिए नहीं है मतलब क्या बोला? जो नवीकरण है, देखिए पेट्रोल एक बार गाड़ी में डालेंगे वो चलेगा और खत्म हो जाएगा और उसको दोबारा उपयोग नहीं कर सकते। उस तरह कोयला, प्राकृतिक गैस भी, लेकिन वन का उपयोग हम लोग बार बार कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा आपका? सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में अनवीकरण संसाधन कौन है? कौन जो है आपका अनवीकरण संसाधन है? तो पेट्रोलियम होगा। चाहे सौर ऊर्जा का बात करो, पवन ऊर्जा का बात करो या भूमिगत ऊर्जा का बात करो, तो नवीकरण आता है पेट्रोलियम। क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, वैसे संसाधन जिनकी प्रकृति शीघ्रता से नवीकरण कर लेता है उसे क्या बोलेंगे? तो इसको बोलेंगे नवीकरण संसाधन। जिसे नहीं कर पाता उसे क्या बोलेंगे? अनवीकरण संसाधन। अगला प्रश्न है आपका, वैसे संसाधन जिनका एक बार उपयोग संभव हो और भंडार सीमित हो, वो क्या कहलाएंगे? तो वो अनवीकरण संसाधन कहलाएंगे। ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा आपका? सही होगा। अगला प्रश्न आपका, केरल के तटीय रेत में पाया जाने वाला संसाधन क्या है? तो केरल में जो है तटीय रेत पर क्या पाया जाता है? तो थोरियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है आपका केरल के रेत पे क्या पाया जाता है? आपका थोरियम पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका? सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपका, सतत पोषण विकास की अवधारणा किस सम्मेलन में पहली बार आया था? ऑप्शन से क्या है आपका? एस्कॉट है ना, क्योटो, रियो और क्या? टोक्यो। तो ये जो रियो सम्मेलन हुआ था इसमें सतत पोषण विकास के बारे में बात किया गया था। तो रियो डियो जनरेलो, आपको जेनेरो ये बात याद रखना है कि इस सम्मेलन में जो है सतत पोषण विकास की अवधारणा पे बात किया गया था। आगे बढ़ते प्रश्न आपका, लद्दाख में पाया गया यूरेनियम का उदाहरण है। लद्दाख में जो यूरेनियम पाया गया है वो किस संसाधन का उदाहरण है? तो ये संभाव्य संसाधन का उदाहरण है कि वहां पे पाया गया कि यहाँ हो सकता है, मात्रा पता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा आपका? सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, इनमें से कौन नवीकरण संसाधन का उदाहरण है? इनमें से कौन नवीकरण संसाधन का क्या है आपका उदाहरण? ऑप्शन का सूर्य का प्रकाश, हवा, तो ये दोनों ही होगा। ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा आपका? सही होगा। 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को कितने प्रकार में बांटते हैं? तो 2 प्रकार में। एक क्या होता है आपका? जैव, और दूसरा क्या होता है? अजैव। याद रखिएगा, जैव और अजैव है उत्पत्ति के आधार पर। अगला प्रश्न,
अनवीकरण संसाधन होते हैं। अनवीकरण संसाधन जिनका भंडार सीमित होता है, मनुष्यों द्वारा निर्मित होता है, निर्जीव वस्तुओं के द्वारा उत्पन्न होता है, इनमें से कोई नहीं। तो जिनका भंडार सीमित होगा वो क्या होगा आपका अनवीकरण संसाधनों का ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, देखिएगा यहाँ से जो प्रश्न है आपकी वो आपका जो चैप्टर 2 है ज्योग्राफी का, भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव संसाधन, उस वाले चैप्टर से बात करेगा। अगला प्रश्न क्या है, जल ग्रह किसे कहा गया? तो पृथ्वी को जल ग्रह कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न, शंकुधारी वन की लकड़ियां होती हैं कठोर, मुलायम, कठोर एवं मुलायम इनमें से कोई नहीं, तो कठोर और मुलायम दोनों होता है, ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, विश्व की कितनी प्रतिशत भूमि कृषि योग्य है? विश्व की कितनी प्रतिशत जो भूमि है वो कृषि योग्य है? तो याद रखिएगा 11% जो भूमि है विश्व में वो क्या है, कृषि योग्य है। अगला आपको, भारत की कितनी प्रतिशत भूमि कृषि योग्य है? तो भारत में 57%, विश्व में कितना होगा 11%, ये बात याद रखिएगा। अगला है, झारखंड में कितना प्रतिशत भूमि कृषि योग्य है? तो याद रखिएगा झारखंड में अगर बात की जाए कृषि योग्य भूमि का, तो झारखंड में जो कृषि योग्य भूमि हो कितनी है, 23%, ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका सही होगा। अगला है, निम्नांकित में से कौन सा कारक मृदा निर्माण का नहीं है? यानी कि मृदा का निर्माण के लिए वो कारक नहीं है। तो समय, मृदा का गठन, जैव पदार्थ, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मृदा का गठन जो है वो मृदा निर्माण का कारक नहीं है, लेकिन समय और जैव पदार्थ ये है, तो ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्नांकित में से कौन सा प्रकृति के संरक्षक के अनुकूल नहीं है? प्राकृतिक संरक्षण के अनुकूल मैंने उसके विरोध में बात करता है। तो बल्ब को बंद कर देना चाहिए जब आवश्यक ना हो, नल का उपयोग के बाद तुरंत बंद कर देना चाहिए, खरीदारी के पश्चात पॉलीपैक को नष्ट कर देना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। देखिए जो संरक्षण जो अनुकूल नहीं है ना, उस पर हमको बात करना है। तो देखिएगा तो क्या होगा ऑप्शन नंबर 3। देखिए ये क्या है कि हमें खरीदारी के पश्चात पॉलीपैक को नष्ट कर देना चाहिए। देखिए गौर कीजिए, हमें पहली बात तो कि पॉलीपैक यानी कि जो प्लास्टिक की जो थैलियाँ होती है उनको खरीदना ही नहीं चाहिए, उनको उपयोग ही नहीं करना चाहिए। और जलाने से पता होगा कि जो धुआं निकलता है उससे कहीं ना कहीं जो है वातावरण प्रदूषण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा उत्पन्न होता है और उससे बहुत तरह की बीमारी होता है। तो ये ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्नांकित में से कौन सी विधि तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वोक्त माना गया है? तो समूच रेखीय जुताई करेंगे और वहां पे क्या करेंगे, सीढ़ीनुमा जुताई करके हम लोग जो है वहां पे जो ढलवा जगह है वहां पे आपका बोल सकते हैं कि मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका, सामुदायिक भूमि पर किसका अधिकार होता है? सामुदायिक भूमि पर समाज का अधिकार होता है, ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका 4 क्या होगा सही होगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न है आपका, रेगुर मृदा किसे कहते हैं? तो रेगुर मृदा काली मिट्टी को कहा गया और यहाँ पे कपास की खेती होती है, ये भी बात आप याद रखिएगा। अगला आपका, उच्च तापमान और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में मृदा पाई जाती है, तो इन क्षेत्रों में लेटराइट मृदा पाई जाती है, ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा आपका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, दक्कन पठार पर कौन सी मृदा पाई जाती है? तो दक्कन के पठार पर काली मृदा पाई जाती है, ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व वन दिवस जो है वो 21 मार्च को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न आपका, बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, ये किस जिला में है? तो ये लातेहार में स्थित है, ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा आपका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तिलैया डैम, बड़ा इंपॉर्टेंट सा प्रश्न है। तिलैया डैम किस राज्य में है? तो ये झारखंड में है तिलैया डैम। तिलैया डैम बहुत बच्चे घूमे भी होंगे जो लोग झारखंड के हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा प्रश्न है आपका, प्रश्न पे बात करेंगे तो प्रश्न यहाँ से जो शुरू होता है वो आपका चैप्टर 3 शुरू होता है। चैप्टर 3 क्या है आपका, खनिज और शक्ति संसाधन, ये आपका चैप्टर है। तो प्रश्न क्या है कि झारखंड का जादूगोड़ा प्रसिद्ध है, तो यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। झारखंड में लौह अयस्क नहीं पाया जाता है, झारखंड में लौह अयस्क नहीं पाया जाता है, तो घाटशिला में, कोडरमा में है ना, 1 और 2 दोनों में, आपका नेवा मुंडी में। तो ये जो झारखंड में जो लौह अयस्क नहीं पाया जाता है तो याद रखिएगा घाटशिला में और कोडरमा में नहीं। कोडरमा में क्या पाया गया, अभ्रक, और घाटशिला में शायद तांबा पाया जाता है, ये बात मुझे जहाँ तक याद आ रहा है। तो अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न क्या आपका, झारखंड में अभ्रक उत्पादन मुख्य रूप से कहाँ नहीं होता, किस क्षेत्र में नहीं होता? ठीक है, कोडरमा में, गिरिडीह और हजारीबाग में तो मैंने सुना है कि जो अभ्रक का उत्पादन होता है, लेकिन गुमला में मैंने नहीं सुना है, तो ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, क्या आपका मूसाबनी, राखा, घाटशिला आदि किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे तांबा पाया जाता है। क्या तांबा? मूसाबनी, राखा और घाटशिला जो तांबा के लिए फेमस है, तो ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा आपका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, भारत में सोने का निक्षेप किस राज्य में है? तो भारत में सोना जो है कर्नाटक में। देखिए सोने वाला आदमी बहुत नाटक करता है ना, तो ऑप्शन नंबर 3 रखेगा कर्नाटक। अगला प्रश्न है आपका, बॉक्साइट उत्पादन में भारत में
झारखंड का कौन सा स्थान है? तो बॉक्साइट में जो है झारखंड जो है वो पहला स्थान में आता है, अग्रणी आता है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, ज्वार ऊर्जा किस प्रकार का ऊर्जा का स्रोत है? तो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, क्योंकि ज्वार ऊर्जा का हम लोग वर्तमान समय उपयोग कर रहे हैं। परंपरागत ऊर्जा स्रोत क्या है? ऐसा ऊर्जा स्रोत जिसका हम लोग प्रयोग जो है वो अपने बाप दादा के काल से, दादू दीदी के काल से करते आ रहे हैं, जो परंपरागत रूप से बहुत पहले से करते आ रहा है। लेकिन आप देखोगे जो ज्वार ऊर्जा है वो इस तकनीक का प्रयोग अभी हम लोगों ने शुरू किया है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका 1 जो होगा आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, मणिकरण क्या है? मणिकरण किस प्रकार के ऊर्जा के लिए जाना जाता है? मणिकरण जो है वो आपका किस प्रकार के ऊर्जा के लिए जाना जाता है? तो बात करें ऑप्शंस के आपका, परमाणु ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा या पवन ऊर्जा। तो मणिकरण जो है वो किस प्रकार की ऊर्जा के लिए जाना जाता है? तो ये भूतापीय ऊर्जा के लिए जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा आपका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका, विश्व में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो ब्राजील है। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। बायोगैस किनके विघटन से उत्पन्न होता है? बायोगैस है किनके विघटन से, यानी कि कौन जो है वस्तु सड़ जाता है या जो है उसकी नाश हो जाती है, जिसके बाद जो है आपका बायोगैस का उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन क्या है? जैव सामग्री, जैसे मृत पेड़ पौधों के अवशिष्ट, गोबर, रसोई अवशिष्ट, इनमें से सभी। तो ये जो सभी चीज़ों के द्वारा ही क्या होता है? बायोगैस का निर्माण होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा आपका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक देश कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया जो है विश्व में करता है। और भारत में जो आपका हम लोग ने बात किया झारखंड में कहाँ पे? तो झारखंड में हम लोगों ने अभी बात किया था ना, तो उसमें क्या है कि भारत में जो झारखंड है वो पहला में आता है। और विश्व में कौन आएगा? तो आपका याद रखना होगा कि ऑस्ट्रेलिया जो है बॉक्साइट का उत्पादन करता है। अगला प्रश्न है आपका, विश्व का सबसे बड़ा अब्रक उत्पादक देश कौन सा है? तो अब्रक उत्पादक देश भारत। देखिए यहाँ पे थोड़ा मैंने गलती बोला, मैंने क्या बोला? बॉक्साइट में कौन आता है? ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। और पूछेगा विश्व में अब्रक का उत्पादन कौन सा देश है? तो भारत जो है अब्रक का उत्पादन सबसे ज़्यादा करता है, ये बात याद रखना है। अगला प्रश्न आपको, नोवामुंडी, किरुबुरु आदि किस खनिज के प्रमुख खनन केंद्र है? यहाँ पे सबसे ज़्यादा किस जो है खनिज का आपका खनन होता है? तो याद रखिएगा यहाँ पे लोह अयस्क का जो है खनन होता है। ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा आपका सही होगा। आगे बढ़ते प्रश्न है आपका, किस खनिज को काला सोना कहा जाता है? तो काला सोना पेट्रोलियम को, और काला हीरा जो है कोयला को कहा जाता है, ये बात याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका, कोयला किस प्रकार के ऊर्जा के स्रोत के अंतर्गत आते हैं? तो गैर परंपरागत, परंपरागत, संभाव्य, इनमें से कोई नहीं। तो ये परंपरागत ऊर्जा का स्रोत के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा आपका सही होगा। आगे बढ़ते प्रश्न है आपका, झारखंड में अब्रक का उत्पादक कहाँ होता है? झारखंड में अब्रक का उत्पादन जो कोडरमा में होता है। ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला जो प्रश्न है आपका देखोगे ध्यान से, तो विश्व का सबसे बड़ा भूतापीय ऊर्जा संयंत्र है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे ज़्यादा जो है भूमि से ऊर्जा का उत्पादन जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका ही करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, धातु के मिश्रण या अशुद्धि के रूप को क्या बोलेंगे? तो इसे उसको क्या बोलेंगे? धातु के मिश्रण या अशुद्धि रूप को क्या बोलेंगे? तो उसे हम लोग खनिज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खनिज। ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, झारखंड के 2 लौह इस्पात केंद्रों का नाम बताना है। तो आपका क्या है? राउरकेला और भिलाई, विजयवाड़ा और क्या है? भद्रवती, जमशेदपुर और बोकारो, कुल्टी व हीरापुर। तो क्या होगा? जमशेदपुर और जो बोकारो है ना, ये आपका 2 ऐसे इस्पात केंद्र है जहाँ पे लोहा का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है आपका, धात्विक खनिज पाई जाती है अग्नि एवं कांतरीय चट्टानों में, अवसादी चट्टानों में, 1 और 2 दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो धात्विक जो खनिज है वो अग्नि एवं कांतरीय चट्टानों में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, धात्विक खनिज कहाँ पाया जाता है? देखिए धात्विक खनिज का बात क्या था? अधात्विक। तो अधात्विक जो होता है वो अवसादी चट्टानों में पाया जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, कोयला किस चट्टान से प्राप्त होता है? तो कोयला जो है आपका वो अवसादी चट्टान, क्योंकि देखिए कोयला क्या है आपका देखिए वो आपका क्या है? अधातु है, तो आपका अवसादी होगा। और ये पूछते लोहा, तो लोहा कहाँ पाया जाएगा? तो ये अग्नि एवं कांतरीय चट्टानों में पाया जाएगा। सिंपल से एक फंडा याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका, झारखंड में तांबा उद्योग कहाँ स्थित है? पूछेगा कि झारखंड में तांबे का खनन कहाँ होता है? तो घाटशिला में होता है। ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा आपका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते प्रश्न है आपका कि चूना पत्थर का उत्खनन झारखंड के किन जिलों में होता है? तो याद रखिएगा रामगढ़ और पलामू में जो है चूना पत्थर का उत्खनन होता है। आपको ये बात याद रखना है, कहाँ होगा? रामगढ़ और पलामू। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन लोह खनिज है? बॉक्साइट, तांबा, सीसा, इनमें से कोई नहीं। तो अगर मैं बात की जाए लोह खनिज का तो कौन होगा? बॉक्साइट। ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न में बात करेंगे तो पश्चिम बंगाल में रानीगंज किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो ये यहाँ पे कोयला का उत्पादन हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपका, अगला प्रश्न पे बात करेंगे। प्रश्न क्या आप देख सकते हो यहाँ पे प्रश्न है आपका, हाँ
प्रश्न है आपका, भारत में तांबा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा जो है तांबा का उत्पादन भारत में कहाँ पे होता है? तो ये कहाँ पे होता है आपका? महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा आपका? सही होगा। अगला प्रश्न आपका, गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं तो पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ज्वार ऊर्जा, ये सभी के सभी जो आपका गैर परंपरागत है, ये बात रखिएगा। लेकिन कोयला का बात करेंगे, लकड़ी का बात करेंगे तो क्या होगा? परंपरागत होगा। अगला प्रश्न आपका, झारखंड में कोयला उत्पादक क्षेत्र है, झारखंड में कोयला उत्पादक क्षेत्र धनबाद, बोकारो, चतरा, तो इन सभी में आपका जो है कोयला उत्पादन करता है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा आपका? सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला जो है यहाँ से जो आप क्वेश्चंस देख रहे हो, यहाँ हम लोग बात करेंगे जो भूगोल है, भूगोल का जो चैप्टर 4 है आपका कृषि, उस वाले चैप्टर से हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आपका प्रश्न क्या है देख सकते हो, प्रश्न पे बात करेंगे। तो प्रश्न क्या है आपका कि जिस कृषि में किसान मुख्यतः अपने परिवार की आवश्यकता पूर्ति के लिए खेती करता है उसे क्या बोलेंगे? आपका नगदी कृषि, बगानी कृषि, निर्वाह कृषि या वाणिज्यिक कृषि? तो निर्वाह कृषि बोलेंगे, जीवन निर्वाह कृषि। ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा आपका? सही होगा। अगला, आर्थिक क्रियाएं कितनी प्रकार की होती है? तो आर्थिक क्रिया 3 प्रकार की होती है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, ये बात आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, विश्व का सर्वाधिक प्रचलित पेय पदार्थ कौन सा है? तो विश्व में सबसे ज्यादा क्या चीजें जो है आपकी पी जाती है? तो सबसे ज्यादा जो है यहाँ पे चाय पिया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका? सही होगा। अगला प्रश्न है, विश्व में मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका जो है मक्का का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। अगला प्रश्न है आपका, क्या चलवासी पशुचरण, यानी कि चलवासी पशुचरण किस प्रकार के चालवासी, देखो यहाँ पे चल नहीं होगा, क्या होगा? चालवासी। तो चालवासी पशुचारण किस प्रकार की खेती करते हैं? गहन निर्वाह, आदिम निर्वाह या बगानी कृषि, इनमें से कोई नहीं। तो जो चालवासी होते हैं ये लोग आदिम निर्वाह कृषि करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा आपका? सही होगा। अगर सुनहरा रेशा के नाम से जाना जाता है या सुनहरा रेशा किसे कहा गया है? तो रखिएगा, जूट जो होता है, जूट को अगर पटसन का, मुझे ये नहीं पता कि पटसन को जूट बोलते या नहीं बोलते, लेकिन जूट को कहा गया। और जूट की जो बोरी होती है वो पटसन के जो रेशे होते हैं उससे बनाई जाती है। तो पटसन को सुनहरा रेशा कहा गया, या कभी कभी जूट आएगा तो जूट भी आप मार सकते हो। अगला प्रश्न है, कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो ब्राजील में सबसे ज्यादा कहवा का उत्पादन किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में चाय उत्पादक के लिए प्रसिद्ध है? दार्जिलिंग, चिकमगलूर, दक्कन का पठार, पंजाब। तो क्या होगा? दार्जिलिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका? सही होगा। अगला प्रश्न, चावल किस प्रकार की कृषि का प्रमुख फसल है? तो जीवन निर्वाह, चालवासी, है ना, रोपण या वाणिज्यिक? तो क्या होगा आपका? जीवन निर्वाह। ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका? सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, भारत की कुल आबादी का कितना भाग कृषि पर आधारित है? तो याद रखिएगा, भारत में बात किया जाए तो 2/3 जो लोग हैं, यानी कि 3 में से जो 2 लोग होते हैं वो जो आपकी कृषि ही कार्य करता है। अगला प्रश्न, चाय की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो चाय की शुरुआत चीन से हुआ था, और पहला चाय की खेती जो है वो असम में किया गया था। और कब किया गया था वो भी हम लोगों ने देखा था। पहला जो चाय बेचने वाली कंपनी थी वो कौन थी? असम कंपनी। हम लोगों ने उस पर भी बात किया था। अगला है कि रोटी की टोकरी, क्या रोटी की टोकरी किसे कहा गया? तो रोटी की टोकरी जो है वो प्रियरी प्रदेशों को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा आपका? सही होगा। सफेद सोना किसे कहा जाता है? तो सफेद सोना जो है कपास को कहा जाता है, ये बात याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका? सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न देखोगे, प्रश्न पे बात करेंगे। प्रश्न 5 नंबर, जो 5वां आपका चैप्टर है, चैप्टर का नाम आपको पता होगा क्या है? आपका उद्योग। इस वाले चैप्टर के हम लोग इंपॉर्टेंट प्रश्नों को करते हैं। तो आपका प्रश्न क्या है कि संचार के साधन का एक उदाहरण है। तो देखिए, इंटरनेट, बिजली, मंदिर या नदी। तो संचार कौन है? इंटरनेट जो होगा वो एक संचार का साधन है। ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका? सही होगा। अगला प्रश्न, जापान का मैनचेस्टर किसे कहा गया? तो ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा गया। ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा आपका? सही होगा। अगला प्रश्न है, स्वामित्व के आधार पर उद्योग को कितने भागों में बांटा गया? तो 4 भागों में बांटा गया। ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा आपका? सही होगा। चीनी उद्योग का कच्चा माल कौन है? तो गन्ना जो है चीनी उद्योग का कच्चा माल है। अगला प्रश्न है आपका, सहकारी क्षेत्र के उद्योग का उदाहरण है। प्रश्न पूछेगा क्या सहकारी क्षेत्र के उद्योग का उदाहरण, या पूछेगा निम्न में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग से संबंधित है? तो आप ऑप्शंस क्या है? हिंदू एरोनॉटिक्स लिमिटेड, मारुति उद्योग लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड और आनंद मिल्क यूनियन। तो देखिए यहाँ पे जो आपका सार्वजनिक क्षेत्र का जो उद्योग का उदाहरण क्या है? आनंद मिल्क यूनियन होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? 4 आपका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नांकित में से कौन खनिज आधारित उद्योग है? तो जो लौह
इस्पात होता है ये खनिज आधारित उद्योग है। ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका सही होगा। अगला क्या है, भारत का सिलिकॉन शहर किसे कहा गया, तो बेंगलोर को भारत का सिलिकॉन शहर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा सही होगा। अगला प्रश्न, उद्योग किस प्रकार के आर्थिक क्रिया आते हैं, तो देखिए उद्योग जो है आपके द्वितीयक में आएगा, वही प्राथमिक में कृषि आएगा और तृतीयक में जो भी संचार व्यवस्था के होते हैं उसमें आते हैं, जैसे परिवहन वगैरह आ जाता है, तृतीयक में आता है। अगला प्रश्न, मारुति उद्योग लिमिटेड किस क्षेत्र का है, तो मारुति उद्योग का बात किया जाए तो मारुति उद्योग क्या हो जाएगा हमारे फ्रेंड, ऑप्शन क्या है, सहकारी, निजी, सार्वजनिक या इनमें से कोई नहीं। तो जो मारुति लिमिटेड है, मारुति लिमिटेड क्या है, सहकारी क्षेत्र का आता है। ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, देख सकते हो प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है आपका विश्व का मुख्य सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र कैलिफोर्निया किस देश में है। विश्व का प्रमुख सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र कैलिफोर्निया किस देश में है, तो ये आपका अमेरिका में है। ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न, भारत के प्रथम आधुनिक लोहा इस्पात उद्योग कौन है, तो देखिए भारत की प्रथम आधुनिक की बात किया तो क्या होगा, टिस्को, क्या होगा टिस्को, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका, टिस्को किस नदी के तट पर अवस्थित है, तो स्वर्ण रेखा नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न आपका, कौन खनिज आधारित उद्योग का उदाहरण नहीं है, देखिए तो आपका क्या, इस्पात उद्योग, एल्युमिनियम उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग। तो देखिए सूती वस्त्र उद्योग में आपका खनिज से कोई मतलब नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न आपका, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड किस क्षेत्र का उद्योग है, तो यह सार्वजनिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न में बात करेंगे, अगला प्रश्न है आपका, कच्चे माल के आधार पे उद्योग के प्रकार हैं, तो कच्चे माल के आधार पे कितने भाग में हम लोग जो है बांटते हैं उद्योग को, तो 4 भाग में बांटते हैं। ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा आपका सही होगा। चलिए आगे बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका, मानव संसाधन का जो चैप्टर है आपका चैप्टर 6। प्रश्न है क्या आपका, विश्व की सर्वाधिक आबादी वाला देश कौन सा है, तो चीन में सबसे ज्यादा आबादी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, विश्व की तीसरी सबसे बड़ी आबादी वाला देश कौन सा है, देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं चीन, उसके बाद हो गया भारत के बाद कौन है, संयुक्त राज्य अमेरिका, तो तीसरा में कौन आ जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न में बात करेंगे, प्रश्न क्या आपका, विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 75% लोग रहते हैं, ये लोग कहाँ रहते हैं, तो याद रखिएगा, देखिए यहाँ पे एशिया और यूरोप, ये गलत है, लोग एशिया और यूरोप मारेंगे, ये गलत है, बल्कि एशिया और अफ्रीका में रहते हैं, ये आपका सही होगा। तो ऑप्शन नंबर आपको मारना है एशिया और अफ्रीका मारना है। लेकिन अगर एशिया और अफ्रीका आपके ऑप्शंस में नहीं दिया है तो एशिया और यूरोप मार के आइएगा, तो वो भी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ये बात याद रखना है। अगला प्रश्न आपका, विश्व का लगभग कितना प्रतिशत जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में है, तो याद रखिएगा 95% जो जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में। आप देख सकते हो, अगर वो अपने वर्ल्ड मैप को देखा होगा, सबसे ज्यादा जो है महाद्वीप उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, भूपृष्ठ के 70% भाग पर जनसंख्या है मात्र, भूपृष्ठ के 70% भाग पर जनसंख्या है मात्र 7%, 10%, 5% या 3%। तो याद रखिएगा, अगर बात की जाए भूपृष्ठ पर जो जनसंख्या है वो कितना परसेंट है, तो मात्र जो है 5% है। ऑप्शन नंबर क्या होगा सही, यानी कि भूपृष्ठ का जो 70% भाग है ना, उसमें 5% जनसंख्या निवास करता है और 30% में बाकी 95% भाग करता है, और वो 95% है कहाँ से, तो उत्तरी गोलार्ध में, ये बात आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है, तो जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास, रोजगार। देखिए रोजगार से कभी भी जनसंख्या में परिवर्तन ही देखने को मिलेगा, लेकिन किसी क्षेत्र में अगर ज़्यादा बच्चे जन्म हो रहे हैं, कहीं पर ज़्यादा बच्चे मर रहे हैं, या ज़्यादा लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रहे हैं, जनसंख्या में कमी आपको देखने के लिए मिलता है। अगला है, उत्प्रवास के कारण किस देश या क्षेत्र की जनसंख्या, उत्प्रवास के कारण किसी देश या क्षेत्र की जनसंख्या क्या होती है, घटती है, बढ़ती है, एक और दो दोनों होता है, इनमें से कोई नहीं होता है। तो इसमें देखिए, जब भी उत्प्रवास या ऐसी कुछ स्थिति होगा तो उस समय जनसंख्या क्या होगा, उस समय उत्प्रवास जब होगा तो किसी भी क्षेत्र की जो जनसंख्या वो घटेगी, लेकिन प्रवास होगा तो जनसंख्या बढ़ेगी, ये बात आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपका, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या क्या कहलाता है, तो ये लिंग अनुपात कहलाता है कि 1000 पुरुषों में कितनी महिलाएं हैं, तो वही क्या कहलाएंगे, आपका लिंग अनुपात कहलाएगा। अगला प्रश्न आपका, झारखंड की साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार कितना था, 2011 की जनगणना के अनुसार 66.4% था। ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका सही होगा। अगला है, प्रत्येक वर्ष किस दिन विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, या पूछेगा विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो ऑप्शंस क्या होगा आपका 2, 11 जुलाई हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, झारखंड का जनसंख्या घनत्व कितना है, यानी कि कितने 1 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, तो 414 लोग जो है 1 किलोमीटर में रहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका, विश्व की औसत जनसंख्या घनत्व या जनसंख्या घनत्व क्या है, विश्व की औसत जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 14 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर
किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर में केवल 14 व्यक्ति जो है पूरे विश्व में रहते हैं, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारत का औसत जनसंख्या घनत्व कितना है? और प्रश्न कहीं पूछेगा 2011 जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? देखिए हम लोगों ने झारखंड का देखा था, झारखंड का कितना था? 414, विश्व में 14। अब पूछेगा भारत में, तो भारत में रखेगा 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर में 382 जो है व्यक्ति निवास करते हैं। अगला प्रश्न है, हमारे संविधान की मुख्य विशेषता क्या है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 2 होगा, क्या होगा आपका सही होगा? 2 क्या होगा आपका सही होगा? तो 2 में हम लोगों ने 2 में क्या है? समाजवाद, मतनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य, ये जो है हमारी संविधान की मुख्य विशेषता है। और यहाँ से जो आपका पॉलिटिकल साइंस है वो आपका शुरू होता है, और पॉलिटिकल साइंस का पहला जो चैप्टर आपका संविधान, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अगला प्रश्न क्या आप देखोगे, प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? तो भीमराव अम्बेडकर था, जिन्होंने प्रारूप समिति का अध्यक्ष वो बने थे। अगला है, संविधान के निर्माण में कितना दिन लगा था? तो हम लोगों को पता है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न आपका, किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर संविधान में मूल कर्तव्य जोड़ा गया था? तो याद रखिएगा, यह जो स्वर्ण सिंह समिति है ना, इन्हीं के सिफारिश के आधार पर, इन्हीं के कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर संविधान में जो है मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में नागरिकों को दिए गए अधिकारों को कहते हैं राजकीय अधिकार, मौलिक अधिकार, सामाजिक अधिकार, इनमें से कोई नहीं। इसे मौलिक अधिकार कहा गया। जो राज्य देता है मौलिक अधिकार, हम जो देते हैं वो मौलिक कर्तव्य, बात याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका, शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आता है? शिक्षा समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न आपका, स्वतंत्र भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950, आपको याद रखना। ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा। कब बना था? तो 26 जनवरी 1950। बनकर रेडी कब हुआ? 26 जनवरी 1950 में। और लागू कब होता है? तो 26 जनवरी 1950 में। ये बात याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका, राष्ट्र ध्वज एवं राष्ट्रगान का आदर करना कहलाता है मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, नैतिक कर्तव्य, इनमें से कोई नहीं। तो जो राष्ट्रध्वज है या हमारा जो राष्ट्रगान है उसका आदर करना क्या कहलाता है? तो मौलिक कर्तव्य कहलाता है। ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका सही होगा। अगला, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन जो है वो 1993 में किया गया था। ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा आपका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते। प्रश्न है आपका, विश्व का सबसे बड़ा एवं लिखित संविधान किस देश का है? तो भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ये बात याद रखना है। अगला प्रश्न है आपका, शिक्षा अधिकार अधिनियम क्या में अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा बच्चों को दिया जाता है। इसकी अधिकतम उम्र क्या है? तो 14 वर्ष की उम्र के बच्चों को जो है राज्य सरकार या जो हमारी केंद्र सरकार है वो क्या करेगा? बच्चों को शिक्षित करेगा, और ये बच्चों का अधिकार है। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों के श्रेणी से कब हटाया गया था? तो ये कब की घटना है? जब हम लोग क्या कहते हैं, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाया था, उसको कानूनी अधिकार में डाला था। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न, मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होते हैं? तो मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होते हैं, ये बात आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहां से आपका चैप्टर 2 का शुरुआत होता है। चैप्टर 2 आपका क्या है? भारतीय संविधान के आधारभूत मूल्य। ठीक है, तो बात करेंगे चैप्टर पे। तो सबसे पहला प्रश्न क्या है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत सभी नागरिकों का कर्तव्य है कि भारत की संप्रभुता, एकता एवं अखंडता की रक्षा करे? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा 3, यानी कि अनुच्छेद 51 का क जो है, इसमें कहा गया है कि जो भारत के सभी नागरिक है वो क्या करेंगे कि हमारे संप्रभुता, एकता व अखंडता का क्या करेगा? रक्षा करेगा। राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए होता है? 5 वर्षों के लिए होता है। ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा आपका सही होगा। अगला है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है हमारे पहले राष्ट्रपति थे। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत एक संप्रभु राष्ट्र कब बना? तो जब भारत आजाद हुआ। आजाद कब हुआ? 15 अगस्त 1947 को। ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा आपका सही होगा। अगला, भारत का राष्ट्र चिन्ह क्या है? तो भारत का जो राष्ट्र चिन्ह है वो क्या है? अशोक स्तंभ। ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा आपका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, समानता के सिद्धांत के आधार पर, समानता के सिद्धांत के आधार पर किसको दंडनीय अपराध घोषित किया गया है? तो छुआछूत को, शिक्षा से वंचित करना, बेरोजगारी या आर्थिक शोषण को। तो याद रखिएगा, जो छुआछूत है ना, इसे समानता के सिद्धांत के आधार पर क्या माना गया? दंडनीय अपराध माना गया। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, अब बताओ तो ये जो अस्पृश्यता का अंत है वो संविधान के किस अनुच्छेद पे है? तो अनुच्छेद आपको याद रखना 17, ये भी बात आपको याद रखना। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय राष्ट्रपति का चुनाव किस विधि से होता है? प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष अनुपातिक में या अप्रत्यक्ष अनुपाति में? तो ये अप्रत्यक्ष अनुपातिक सिद्धांत पे होता है राष्ट्रपति का चुनाव। ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा सही होगा। अगला है,
किस राष्ट्रपति का जन्म दिवस शिक्षक दिवस के रूप से मनाते हैं? तो याद रखिएगा सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन या डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पे लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं। याद रखिएगा कब शिक्षक दिवस को मनाते हैं? 5 सितंबर। याद है ना आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका, भारत में वोट देने की न्यूनतम आयु कितना है? तो 18 वर्ष के लोग जो है वोट डाल सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका? सही होगा। अगला प्रश्न आपका, भारत का बिस्मार्क किसे कहा गया? भारत का बिस्मार्क किसे कहा गया? प्रश्न आपका, भारत का बिस्मार्क किसे कहा गया? ऑप्शंस क्या आपका? महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो किसे कहा गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा गया। ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा? सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, भारत एक संपूर्ण राष्ट्र बना, या पूछेगा कि भारत कब गणतंत्र घोषित हुआ था? तो 15 अगस्त 1947। ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा? सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा आपका? सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है आपका, भारत में 2 बार लगातार राष्ट्रपति कौन निर्वाचित हुए थे? 2 बार लगातार राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका? सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, तो अगला देखोगे यहाँ से आपका जो पॉलिटिकल साइंस का जो चैप्टर 3 है, चैप्टर 3 क्या आपका संसदीय शासन व्यवस्था, वो आपका यहाँ से शुरुआत होता है। तो पहला प्रश्न क्या है? अगर आप बात करेंगे पहले प्रश्न पे, तो पहला प्रश्न आप देख सकते हो क्या है? लोकप्रिय सदन किसे कहा जाता है? तो आपका राज्यसभा को, लोकसभा को, विधानसभा को, इनमें से कोई नहीं। तो लोकप्रिय सदन जो है वो लोकसभा को कहा गया। ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा आपका? सही होगा। आगे बढ़ते प्रश्न आपका, संयुक्त राज्य अमेरिका में कैसी शासन प्रणाली है? तो अध्यात्मक। क्या? अध्यात्मक, यानी कि वहाँ पे राष्ट्रपति शासन होता है। अगला प्रश्न है आपका, लोकसभा में अनुसूचित जाति, इसको क्या बोलेंगे? एससी के लिए कितने सीटें आरक्षित है? तो लोकसभा में जो अनुसूचित जाति है इसके लिए कितने सीटें जो है आरक्षित की गई है, ये आपका प्रश्न है। तो लोकसभा में आपके 84 सीट है जिसे आरक्षित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा आपका? सही होगा। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? कितने सदस्य लोकसभा में जो है, या पूछेगा लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निश्चित की गई है? तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 552 क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा। अगला, लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी, कितने लोग चुने जाते हैं? तो कितने लोग चुने जाते हैं? तो 543। ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा? सही होगा। और अधिकतम कितना है? 552। ये बात याद रखना है। राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं? तो राज्यसभा में जो 12, कितने लोग हैं? 12 लोग ऐसे होते हैं जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अगला प्रश्न, संघ सूची में राष्ट्र महत्व के विषय होते हैं, इस विषय को क्या कहा गया है? तो रखिएगा, जिसमें राष्ट्र महत्व के विषय होगा ना, उसे केंद्र सरकार जो है उसमें कानून बना सकता है। प्रश्न क्या है? संघ सूची में राष्ट्र महत्व के विषय होता है, इन विषयों पर कानून कौन बनाता है? तो केंद्र सरकार। और जिसमें राज्य महत्व होगा उसमें कौन बनाएगा? राज्य सरकार। और जिसमें दोनों होगा, यानी कि जिसमें राज्य और केंद्र दोनों के विषय पे बात होगा, जैसे जंगल हो गया, शिक्षा हो गया, गोद लेना हो गया, विवाह हो गया, तो इसमें केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों बनाता है। ये बात याद रखना है। अगला प्रश्न आपका, कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ये बात याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा आपका? सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, किस वर्ष चार्टर अधिनियम में पहली बार विधान परिषद के बीज दिखे थे? यानी कि चार्टर्ड एक्ट के द्वारा पहली बार जो है आपका ये दिखा गया था, क्या? विधान परिषद के बारे में बात किया गया था। 1833 होगा आंसर। 1833 पहला चार्टर एक्ट याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत में कैसी शासन प्रणाली है? अध्यक्षतात्मक। ये तो भाई हम लोगों ने देखा था, अमेरिका में है। संसदीय, राजतांत्रिक या सैनिक? तो क्या होगा? अमेरिका में क्या, भारत में क्या होगा? संसदीय शासन व्यवस्था। ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा आपका? सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, देख सकते हो, और ये प्रश्न आपका जो है आपका चैप्टर 4 से शुरू होता है कि क्या अभिलेखीय न्यायालय किसे कहा जाता है? अभिलेख न्यायालय किसे कहा गया है? तो जो आपका सर्वोच्च न्यायालय है ना, इसे अभिलेख न्यायालय कहा गया है। प्रथम दृष्टीय रिपोर्ट इसको बोलेंगे FIR, कहाँ दर्ज होता है? तो ये संबंधित थाने में, जिस भी क्षेत्र में आप हो उस थाने में रिपोर्ट जो है दर्ज कराई जाती है। ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा आपका? सही होगा। अगला क्या है, भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? तो बम्बई उच्च न्यायालय, मद्रास उच्च न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय, कलकत्ता उच्च न्यायालय। तो आंसर क्या होगा? कलकत्ता उच्च न्यायालय जो सबसे पुराना उच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा आपका? सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कौन पद मुक्त करता है? तो देखिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता है, लेकिन उनसे पद से हटाने का काम किसको होता है? तो महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा ही हटा सकते हो। ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा? सही होगा। अगला है, कौन सा कार्य भारत में न्यायपालिका का नहीं है? यानी कि न्यायपालिका कौन सा काम नहीं करता है? ऑप्शन क्या है? विवादों का निपटारा करना, तो ये तो काम करता है ना। न्यायिक समीक्षा करना, ये भी काम करता है। नागरिकों के अधिकारों का संरक्षण करता है, लेकिन चुनाव करने का काम जो है आपका चुनाव आयोग का है, न्यायपालिका नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा? सही होगा।
अगला है भारत का शीर्ष अदालत कौन सा है? तो आपको पता होगा सर्वोच्च न्यायालय से सुप्रीम कोर्ट बोलेंगे, उच्चतम न्यायालय जो है वह शीर्ष न्यायालय, ये बात आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, संविधान के संरक्षण का दायित्व किसे दिया गया है? तो सर्वोच्च न्यायालय को कहा गया है, जो भी न्यायालय उससे कहा गया कि आप संविधान का संरक्षण करें। ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा? सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, उच्च न्यायालय का गठन संविधान के किस अनुच्छेद में है? उच्च न्यायालय का जो गठन है वो संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 214, ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा? सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कौन शपथ दिलाता है? तो राज्यपाल जो होता है ना, वो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ दिलाने का काम करता है। अगला प्रश्न है आपका कि झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? तो झारखंड जब आजाद हुआ था, तो आप क्या रखना, 15 नवंबर 2000, ऑप्शन नंबर क्या होगा? 3 क्या होगा? आपका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन भारत का 21वां उच्च न्यायालय है? तो झारखंड का जो उच्च न्यायालय है ना, वो क्या है? 21वां उच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा? आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न क्या है आपका, सर्वोच्च न्यायालय का गठन संबंधित प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अभी देखिए, सर्वोच्च न्यायालय का गठन संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो वो याद है आपका 124 में। और हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि उच्च न्यायालय का गठन संबंधित संविधान के किस में है? तो 214 में। ये बात आपको रखना है। तो देखिए यहाँ पे ये बात रखना है कि पूछेगा सर्वोच्च न्यायालय, तो जब सर्वोच्च न्यायालय बोलेगा तो 124 और उच्च न्यायालय बोलेगा तो रखना है 214। ये बात याद रखना है, ठीक है। अगला है, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति जो है मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करती है। ऑप्शन नंबर आपका 2 क्या होगा? सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न यहाँ से शुरू होता है और यहाँ से अगर बात किया जाए, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन यह भी आता है कि आप बताइए कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को सेवानिवृत्त की उम्र कितना है? कितने साल में जो है वहाँ के जो भी बोलेंगे न्यायाधीश होते हैं उन रिटायर्ड होते हैं? तो 65 साल की उम्र में रिटायर्ड होते हैं, याद रखिएगा। बाकी 60 साल है। अगला प्रश्न है आपका, जो चैप्टर 5 है आपका सामाजिक न्याय, उस पर बात करेंगे। अधिकांश आदिवासी आबादी कौन सी भाषा बोलते हैं? संथाल, खड़िया, उराव या बंगाली? तो संथाली भाषा बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा? आपका सही होगा। अगला प्रश्न क्या आपका, झारखंड राज्य में आरक्षण किस वर्ग को नहीं मिलता है? अनुसूचित जाति को, अनुसूचित जाति को, पिछड़ी वर्ग को, सामान्य को किसी प्रकार का आरक्षण नहीं दिएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा? आपका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आदिवासी शब्द का अर्थ है पूर्वज, मूल निवासी, ग्रामीण नागरिक इनमें से कोई नहीं। तो मूल निवासी, आदिवासी का अर्थ क्या होता है? मूल निवासी। ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा? सही होगा। अगला प्रश्न है, सामाजिक न्याय के लिए डैश आवश्यक होता है? तो निष्पक्षता, संबद्धता, अलगाव, इनमें से कोई नहीं। तो निष्पक्षता, जब भी न्याय होगा तो निष्पक्ष तरीके से होगा, तो ये आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा? आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी में मुसलमानों की संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा कितना होगा? तो 14.02%। 14.02% जो आबादी है वो मुसलमानों का है। अगला, अस्पृश्यता का अर्थ क्या होता है? जो छूने योग्य ना हो, जो दिखाई ना दे, मानव तस्करी बंधुआ मजदूर। तो क्या होगा? अस्पृश्यता का मतलब होता है जो छूने योग्य ना हो, और इसे संविधान के अनुच्छेद 17 के द्वारा हटाया गया है। ये भी बात आप याद रखिएगा। अगला है सच्चर समिति का रिपोर्ट संबंधित है ईसाई समुदाय से, मुसलमान समुदाय का, अनुसूचित जातियों से, अनुसूचित जनजातियों से, क्या होगा? मुस्लिम समुदाय संबंधित। ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा? आपका सही होगा। अगला है, अस्पृश्यता का उन्मूलन प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो संविधान का 17वां अनुच्छेद, जो कि मैंने बार रिपीट किया है। अगला है, भारत में आदिवासियों की आबादी कितनी प्रतिशत है? तो भारत में अगर आदिवासी की बोले तो कितना होगा? 8%। कितना हो जाएगा? 8%। ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा? सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम जो है अत्याचार निवारण पारित हुआ था, ये जो अधिनियम जो है वो कब पारित हुआ था? तो ये घटना है आपका ऑप्शन नंबर 3 1989। ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा? सही होगा। अगला है, भारत में वन्यजीव अभ्यारण्य की संख्या कितनी है? भारत में कितने वन्यजीव अभ्यारण्य है? तो 372 है। ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा? आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, वन अधिनियम कब लागू हुआ था? तो वन अधिनियम जो है वो 2006 को लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा? सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ से आपका जो चैप्टर 6 है आर्थिक क्षेत्र में सरकार की भूमिका, वहाँ का आपका शुरुआत होता है। तो प्रश्न आपका देख सकते हो, प्रश्न क्या है? प्रश्न आपका, भारत की दूषित पानी के कारण प्रतिदिन लगभग कितने लोगों की मौत होता है? तो यह आंकड़ा है कि प्रतिदिन 1600 लोगों की मौत जो है वो दूषित पानी पीने से हो जाता है। अगला प्रश्न है आपका, सर्व शिक्षा अभियान का आरंभ कब हुआ था? तो सर्व शिक्षा जो अभियान का आरंभ है वो 2000 से लेकर 2001 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा? आपका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपका, स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब की गई थी? स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत जब गांधी जी
के जन्म दिवस पर किया गया था? तो ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा? 2 अक्टूबर 2014, याद रखिएगा 2 अक्टूबर गांधी जी का दिवस, जन्म दिवस पर। और कौन किया था? तो नरेंद्र मोदी के द्वारा 2014 में किया गया था जब सरकार बनाया था। अगला क्या है? फ्लोराइड युक्त पानी से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? ये जो फ्लोराइड युक्त पानी होता है जिसमें फ्लोराइड पाया जाएगा, तो उसको पिएंगे तो क्या होगा? लीवर कैंसर होगा, रक्त कैंसर होगा, या कमजोर हड्डी होगा, कि फेफड़े की बीमारी होगा। तो ये जो फ्लोराइड का जो पानी होगा उसको अगर पिएंगे तो क्या होगा? कमजोर हड्डियां जो होती है वो क्या होगी? कमजोर हो जाएगी। जल परिवहन किस मंत्रालय का अधीन आता है? तो जल परिवहन जो है वो जहाज रानी मंत्रालय के अंतर्गत आएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका? सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना किस क्षेत्र से जुड़ा है? तो ये बीमा क्षेत्र से है। देखिए जीवन ज्योति है ना, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका? सही होगा। सुकन्या समृद्धि योजना कब से लागू किया गया था? तो 2014 से सुकन्या समृद्धि योजना, ऑप्शन नंबर आपका 2 क्या होगा? सही होगा। अगला प्रश्न, नर्मदा बचाओ आंदोलन किस परियोजना के विरोध के कारण क्या था? सरदार सरोवर, टिहरी बांध परियोजना, राणा प्रताप परियोजना, या कि इनमें से कोई नहीं? जब नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध बनाया गया था, इसीलिए नर्मदा बचाओ आंदोलन या नर्मदा जो है आंदोलन चलाया गया था, ये बात याद रखिएगा। अगला, फ्लोराइड युक्त पानी की समस्या किन जिलों में अधिक है? तो ये रखिएगा पलामू और गढ़वा जो जिला है, यहाँ पे फ्लोराइड युक्त पानी की समस्या सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। आगे बात करेंगे। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्या है आपका? बालिकाओं की समृद्धि के लिए कौन सी योजना चलाई गई थी? तो सुकन्या समृद्धि योजना चलाया गया। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा आपका? सही होगा। अगला है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का संबंध है गांव में विद्युत व्यवस्था से, निःशुल्क एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने से, घरों में रंग रोगन से, इनमें से कोई नहीं? तो देखिए उज्ज्वला योजना का संबंध है निःशुल्क एलपीजी कनेक्शन से। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा आपका? सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, झारखंड सरकार ने 15 अप्रैल 2016 को भीमराव अंबेडकर आवास योजना का शुभारंभ किया था। ये किसके लिए था? तो विधवाओं के लिए था। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा आपका? सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपका, सरकार द्वारा नागरिकों को कौन सा जन सुविधा उपलब्ध नहीं कराया जाता है? तो याद रखिएगा सरकार द्वारा कौन सा जन सुविधा उपलब्ध नहीं कराता है? तो शिक्षा का तो ये तो कराता है भाई, पेयजल का भी कराता है, पेयजल व स्वच्छता का करवाता है, आजीविका का भी अवसर कराता है, यानी कि विद्रोह का जो है जन सुविधा उपलब्ध नहीं कराता है। विद्रोह कराने की बात सरकार नहीं करती। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा आपका? सही होगा। अगला प्रश्न आपका, झारखंड में शहरी क्षेत्रों में पानी की उपलब्धता कितनी है? यानी कि आप देखोगे तो कितना पानी जो शहरों में है, तो देखिएगा कितना होगा? 734.35 यानी कि 734.35 लाख गैलन जो है पानी जो है उपलब्ध है। अगला प्रश्न है आपका, झारखंड में शहरी क्षेत्रों में पानी की आवश्यकता है, कितने लोगों के पानी की आवश्यकता है झारखंड में? तो याद रखिएगा कितना हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? 1 सॉरी यहाँ पे क्या है? झारखंड में बोला है ना, तो झारखंड में कितना होगा? 1635 लाख गैलन पानी की जो है आवश्यकता है। और हम लोगों ने देखा था भारत में, तो भारत में हम लोगों ने जस्ट देखा था 734, इसका क्या था? आंसर था। अगला प्रश्न बात करेंगे, इंदिरा आवास योजना का परिवर्तित नाम क्या है? तो जो इंदिरा आवास योजना था इसे बाद में प्रधानमंत्री आवास योजना कहा दिया गया। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा आपका? सही होगा। अगला प्रश्न है, भारत में बच्चों को किस उम्र तक निःशुल्क शिक्षा तथा अनिवार्य शिक्षा दी जाती है? तो याद रखिएगा कि जो आपके 6 वर्षों से लेकर जो 14 वर्ष की आयु है उतने के बीच के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान किया गया। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा? सही होगा। कोरोना वायरस से पहले मामले की पहचान कहाँ हुई थी? तो सबसे पहला जो कोरोना वायरस का जो पहचान हुआ था वुहान में हुआ था। ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा आपका? सही होगा। क्या हो जाएगा? वुहान क्या होगा? सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, कौन सी योजना गरीब महिलाओं को निःशुल्क एलपीजी गैस कनेक्शन उपलब्ध कराता है? तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का तहत करवाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा आपका? सही होगा। चलिए अगला जो आपका एक चैप्टर है, चैप्टर का नाम है सामाजिक समस्या, जो आपका 7वां चैप्टर है। और इसी चैप्टर के साथ आपका एसएसटी का पूरा हम लोग सिलेबस जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग कर लिए हैं। तो देखोगे क्या है आपका प्रश्न पे बात करेंगे। प्रश्न क्या है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार बाल श्रम दंडनीय है, यानी कि बच्चों से काम नहीं लिया जा सकता? तो अनुच्छेद क्या होगा? 24। ऑप्शन नंबर क्या होगा? 1 क्या होगा आपका? सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है आपका, झारखंड में किसकी रोकथाम के लिए AHTU एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट का गठन किया गया था? तो मानव तस्करी के लिए जो है आपका AHTU का गठन किया गया, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट का गठन किया गया था। अगला है आपका, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार किस उम्र के बच्चों से काम नहीं लिया जा सकता है? तो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से काम नहीं ले सकता। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा? सही होगा।
डैश प्राणी है, तो व्यावसायिक प्राणी, सामाजिक प्राणी, वन्य प्राणी या राजनीतिक प्राणी। तो क्या होगा, एक सामाजिक प्राणी, ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा आपका सही होगा। अगला है, भारत में लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु सीमा कितनी निश्चित की गई है? तो 21 वर्ष में लड़का होना चाहिए और लड़की का आयु उम्र कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष। ये बात आपको याद रखना। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस है, नशा निरोधक दिवस कब मनाया जाता है? तो क्या होगा 26 जून। क्या होगा 26 जून, ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, बाल विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था? तो बाल विवाह जो अधिनियम है वो 2006 में पारित किया गया था, ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा आपका सही होगा। अगला, यूनिसेफ के अनुसार 2 साल से लेकर 17 साल तक के कितने बच्चे बाल श्रम में लिप्त हो जाते हैं, यानी कि वो उनको काम करना पड़ता है 2 साल से लेकर 17 साल की उम्र के बच्चों का? तो 2.5 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जो अभी काम कर रहे हैं 2 साल से लेकर 17 साल के बीच का। अगला प्रश्न है, कानून लड़की के विवाह योग्य आयु कितनी निर्धारित किया गया है? तो 18 वर्ष, ठीक है, और लड़कों के लिए 21 वर्ष। बाल विवाह क्या है? तो देखिए, समाज की वरदान है, समाज का अभिशाप है, ईश्वर की इच्छा या मानव तस्करी है। तो समाज का क्या अभिशाप है, ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, बाल विवाह निवारण अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो मुखिया को, प्रखंड विकास पदाधिकारी को, जिला अधिकारी को, इनमें से किसे नहीं? तो प्रखंड विकास पदाधिकारी जो है उसे नियुक्त किया गया है इसे रोकने के लिए, ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, बाल विवाह का क्या अर्थ होता है? प्रेम विवाह, विदेशी लड़कियों के साथ विवाह, कम उम्र विवाह, अंतर्राष्ट्रीय विवाह। तो कम उम्र में शादी करवा देना ही क्या कहलाता है? बाल विवाह। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा आपका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, विश्व तंबाकू निषेध दिवस की तिथि कब है? तो विश्व तंबाकू दिवस कब मनाया जाता है? तो 31 मई को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है आपका, सरकार ने बच्चों से संबंधित समस्याओं की शिकायत के लिए एक हेल्पलाइन नंबर की शुरुआत किया। इस चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर क्या है? कितना जो है आपका नंबर है? तो रखिएगा 1098। ये जो नंबर है वो 1098 जो नंबर है आपका चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है, जो बच्चों के किसी भी समस्या का शिकायत आप दर्ज करा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा आपका सही होगा। तो देखिएगा, इसमें जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके चैप्टर वाइज मैंने वो करवा दिया। अब आपको क्या करना है, सारे के सारे चीज़ों को रट लेना है और सही ढंग से याद करना है। तो आपका एग्जाम कल है, तो उसके बाद आप क्लास 9 के आओगे तो 9 का तैयारी करना है। तो हमारे साथ बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।